नमस्ते रतन जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। आपने तो बिठा दिया मुझे, मैं तो केवल मिलने आया था आपको। बहुत ही हैपनिंग प्लेस से आप आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दिल्ली में आपका स्वागत है। सरकार बदल दी आपने बिल्कुल, महाराष्ट्र में। बिल्कुल। मास्टर स्ट्रोक कहेंगे जो कुछ हुआ, मतलब रातों रात एकदम से। वो मीम है ना कि सब कुछ पलट दिया। रातों-रात नहीं, टाइम लगा। और देखा जाए तो मैं इसमें सबसे जो ख़ासियत गिनता हूँ, जो ऑपरेशन हुआ, हम्म। शिवसेना के एमएलएज़ का निकलना और किसी को पता न चलना, और उद्धव ठाकरे या शरद पवार को कानो-कान पता न चलना कि क्या हो रहा है। तो या तो इसमें शामिल थे, जैसे कई लोग कहते हैं, सब या मिले हुए हैं। या फिर इट वाज़ रियली अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन डन वंडरफुली वेल, यानी उसके में तो कोई डाउट ही नहीं है। हम्म। इतने सारे एमएलएज़ का विद्रोह होना, और जो खुद को घात समझते हैं उनके कानो-कान उनको पता न चलना हम्म। और उसको अंजाम देना। इट वाज़ डेफिनिटली अ वंडरफुल, आई वुड से मैचिंग द विट्स एंड बैटल्स। हम्म। वंडरफुल, नो डाउट। और जो ये एक नाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाना, ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है कि उससे इतने सारे तीर चलाए हैं जो सब जाके जगह लगेंगे। एक तो ठाकरे परिवार जो है उसको बाहर कर देंगे, शिवसेना का जो सिंबल है, पार्टी है, वो सारा शिंदे फैक्शन को मिल जाएगा। और पवार की जो राजनीति थी, फडणवीस को सीएम ना बना के जो ब्राह्मण और मराठा की जो राजनीति है, डिवीजन वाली, वो भी अब नहीं चला पाएंगे पवार। और जो थोड़े बहुत जो बचे हैं कांग्रेस के पास, उनके पास भी अब कोई एक्सक्यूज नहीं रह गया है कि कांग्रेस में रहें वो। अब वो भी शिंदे के साथ आ सकते हैं क्योंकि मराठा सीएम बन गए तो। बिल्कुल। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो शिवसेना के परिवारवाद को है ही। हम्म। और ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि बाकी भी पार्टियाँ जो परिवारवाद से चल रही हैं, वहाँ भी जो गुलाम बने हुए हैं वो विद्रोह कर सकते हैं, हम्म। और परिवार का जो जकड़ है उससे मुक्त हो सकते हैं, और उस प्रकार की पार्टियाँ चल सकती हैं। तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन कितने लोग हिम्मत करेंगे, क्योंकि बार-बार थोड़े से लोग हिम्मत करते हैं, डर जाते हैं। हम्म। उनको अपने पर भरोसा नहीं है। तो जो एकनाथ शिंदे ने भरोसा दिखाया है अपनी ताकत पर, वैसा अगर भरोसा और कुछ ऐसे ज़मीन से जुड़े नेता अगर खड़े होते हैं, तो ऐसी कई पार्टियाँ बच सकती हैं। दूसरी बात है कि जैसे आपने कहा, एक तीर के कई निशान। शिवसेना का जो परिवारवाद समाप्त होगा, और उद्धव ठाकरे का पॉलिटिकल फ्यूचर तो वैसे ही नहीं था। अगर ये विद्रोह नहीं भी होता, जैसे मैं पहले से कह रहा था कि विद्रोह का प्रमुख कारण था कि शिव सैनिकों को डर था कि हम चुने जाएंगे ही नहीं दोबारा, क्योंकि उनका जो कॉमन तो बेस था ही नहीं एनसीपी कांग्रेस के साथ, और उनके इलेक्शन के कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके साथ तो लड़ सकते उसी मुद्दे पर, सेक्युलरिज्म पे प्रश्न ही खड़ा नहीं होता था। तो इनसिक्योरिटी ने उनको बाहर निकाला। तो वो इसके कारण शिवसेना का जो हिंदुत्व से बाहर निकलना, वो तो किसी कमी कीमत पे चलना ही नहीं था। उसी जड़ पे खड़े हुए थे। तो वो इसलिए जो समय पे निकल गए, उन्होंने वास्तव में शिवसेना को बचा लिया। मैं मानता हूँ कि अगर नहीं होता तो शिवसेना आज रिवाइव हो सकती है, इसके कारण वो शायद रिवाइव होने का कोई स्कोप था ही नहीं, और बीजेपी और एनसीपी 2 लोगों का डोमिनेंस रह जाता। कांग्रेस तो वैसे ही बहुत कमज़ोर हो गई, यानी बारात किसकी निकले वो नाचने को तैयार है। और दूसरी बात है कि इसका भविष्य का, जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक मार नेक्स्ट जो है वो कांग्रेस को, तीसरी शरद पवार की एक जो मिथिकल पकड़ थी महाराष्ट्र के अंदर, और जिस तरह से प्रेस ने उनको बहुत उभारा था कि ये बड़े राजनीतिक होशियार हैं, लेकिन उनको पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ जिलों के बाहर शरद पवार की नहीं चलती, वो शुरू से मैनिपुलेटर रहे हैं। और अगर आप उनका इतिहास देखेंगे, कभी भी 1/3 से ज़्यादा सीट्स उनको मिली नहीं। पर एक उनका मैनिपुलेशन की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी जो इसमें एक्सपोज हो गई, और मुझे लगता है अब उनको रिटायर होना ही पड़ेगा, हम्म। और उनके लिए भी अच्छा है, महाराष्ट्र के लिए भी अच्छा है। तो वो एक बड़ी बात। फडणवीस की उसको चित पट देना, ये महाराष्ट्र के इतिहास में बहुत बड़ी बात है, हम्म। क्योंकि आज तक वो कोई कर नहीं पाया था, वो उन्होंने करके दिखाया। पिछली बार इलेक्शन में कह रहे थे शरद पवार से जो फडणवीस ने पंगा लिया वो भारी पड़ा उनको, लेकिन उन्होंने बराबर उनको जगह पर लाया। हम्म। और मराठा, और इसके अंदर ये तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो महानगर पालिका का इलेक्शन है जिसमें बीएमसी भी है, उसके बाद में शायद कुछ शिवसेना और बीजेपी की बात हुई होगी। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में और कुछ चित्र बदलें। तो मैं इसको मानता हूँ कि ये जो है, ये अरेंजमेंट 2.5 साल की न भी हो शायद, अच्छा। लेकिन ये इनकी आपस में डेफिनेटली अच्छी अगर तालमेल जमा, तो 2.5 साल के बाद जो इलेक्शन होगा उसके अंदर ये इस प्रकार का बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और
जो ये मराठा और ब्राह्मण जो डिवीज़न है उसकी जो पॉलिटिक्स पवार करते आए हैं। उसको तो देखिए फडणवीस ने नकार दिया था। अगर फडणवीस का 5 साल का रिकॉर्ड देखें पिछला, तो हर पंचायत में, हर जिला परिषद में, हर महानगर पालिका में सिंगल हैंडेडली उन्होंने बीजेपी को जीत भी दिलाई मैक्सिमम जगह, और एनसीपी कांग्रेस के कंबाइन को मार भी कराई इकट्ठे आने के बाद भी। तो महाराष्ट्र के वास्तव में जो वोटर हैं वो ये मराठा ब्राह्मणवाद को मानते हैं कि इस पे हमें डाउट करना पड़ेगा। आप मैनिपुलेट कर सकते हैं जाति को, कोई गुज्जर को उठाता है, कोई राजपूत को उठाता है, कोई मराठा विषय को उठाता है, लेकिन वास्तव में वहाँ के वोटर उसको मानते हैं क्या? तो 5 साल का फडणवीस का रिकॉर्ड जो उसने मेंटेन किया था, वो ये दिखाता है, इवन इनके दौरान, एमवी के दौरान, वो दिखाता है कि शायद महाराष्ट्र का वोटर इतना जातिवादी नहीं है जितना ये लोग बनाना चाहते हैं। आप विद्रोह खड़ा कर सकते हैं कुछ लोगों को उठाकर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप पॉलिटिक्स के अंदर 10,000 लोग खड़ा कर दीजिए तो आप कह सकते हैं कि बड़ा हो गया। यहाँ पर जो सारा हुआ था अर्बन नक्सल्स का जो उन्होंने किया था पूना, वो भी थोड़े लोग ही थे। लेकिन वास्तव में एट अ लार्जर लेवल वेदर आर पीपल एक्चुअली फॉल फॉर कास्टिज्म, मुझे लगता है कि धीरे धीरे मोदी जी के आने के बाद कास्टिज्म का फैक्टर लोग कितना भी उभारें, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है लोग अब इसमें नहीं फंसते, मुझे ऐसा लगता है। तो राजनीति बदल गई है। मैंने पिछले इलेक्शन में कहा था कि वास्तव में न्यू पॉलिटिक्स हैज अराइव्ड, पॉलिटिशियंस डोंट रियलाइज। वही महाराष्ट्र में है ये। मतलब ठीक है, वो पुराने फॉल्ट लाइन्स पर आप खेलेंगे। आप सोचिए कि 60 साल से लगातार मराठा राज कर रहे हैं महाराष्ट्र में। 60 साल से नहीं, 1500 सालों से। मैं आज़ादी की बात की याद करता हूँ कि बीच में नाइक भी थे जो चीफ मिनिस्टर रहे थे 10 साल ऐसा कुछ, जो मराठा नहीं थे। लेकिन मैं आज़ादी के बाद की बात करूं, पहले की छोड़ दीजिए, तो उसके बाद और भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद के 70 सालों में 60 साल मराठा लोगों ने राज किया। उसके बावजूद मराठा अगर रिजर्वेशन मांग रहा है, खुद को ओबीसी कह रहा है, और गुजरात में इतने साल डोमिनेशन होने के बाद अगर पटेल खुद को ओबीसी के लायक समझते हैं, जो चला नहीं हुआ एजुकेशन, उसका मतलब ये केवल राजनीतिक एक्सप्लॉयटेशन है। तो फिर मराठा राज्य होते हुए उनके लिए क्यों नहीं किया कुछ पॉलिटिशियंस ने? क्यों उनकी रिप्रेजेंटेशन कम है? सवाल उनको करना चाहिए जिन्होंने मराठा राजनीति खेली। ये सिर्फ परसेंटेजेस का खेल रह गया ना, कि 35% अगर हैं और आप उनको वो इशू उठा के मोबिलाइज कर सकते हो, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो मैंने वही कहा ना कि पिछले इतने इलेक्शन दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में मोबिलाइज नहीं कर पाए वो लोग। एजिटेशन कर सकते हैं और रुकवा सकते हैं किसी न किसी सड़कों को, लेकिन उसके कारण फाइनल जब वोटिंग होती है तो लोग उसको मानते हैं कि इस पे आपको शक करना पड़ेगा। अगर पिछले 7 साल का रिकॉर्ड आप देखेंगे, और बीजेपी एंड लेटर ऑन ऑफ एमबीए, ये जो अभी इतने सारी उम्मीदें हैं नई सरकार से, कि खासकर मुंबई वालों को, कि बहुत सारा जो मेट्रो का काम है वो रुका हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम नहीं हुआ है, शहर ऐसा लगता है कि 50 साल पीछे चला गया है। तो अभी क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, क्या ऐसी उम्मीदें हैं कि इस सरकार को, और फडणवीस खासकर, क्योंकि उनका बहुत ध्यान रहा था मुंबई के ऊपर जब उनका वो सीएम थे, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी भी और मुंबईकर्स की, कि उससे शहर को कम से कम ऐसा उस पर लेके जाए कि 21वीं सदी में तो कम से कम आए वो? बिल्कुल। देखिए 21वीं सदी तक कब जाएगा मुझे पता नहीं, क्योंकि जगह बची है कि 21वीं सदी में जाने की। लेकिन जो है अगर वो बच जाता है वो भी स्मूथ हो जाता है, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसको ये सारी जो 35 साल शिवसेना की वहाँ कॉरपोरेशन पे डोमिनेशन रहा उन्होंने किया नहीं। पहले इंडस्ट्रियल कैपिटल था, कैपिटलिज्म का कैपिटल था, फिर वो फाइनेंशियल कैपिटल बना। अब फाइनेंशियल कैपिटल भी टूटने की कगार पे है, क्योंकि गुजरात में गिफ्ट सिटी है, दिल्ली में बहुत कुछ मूव कर गया, कॉरपोरेट सेंटर्स मूव कर गए, और इतना ही नहीं तो डायमंड की इतनी बड़ी जो है वहाँ पर काम, वो सारा सूरत में मूव कर रहा है, बहुत बड़ा नया मार्केट बन रहा है, और डायमंड भी यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर ऐसा हाल है और इस तरह के वातावरण है तो उसमें बम्बई की पोजीशन क्या रहेगी? लेकिन एक नेचुरल एडवांटेज है, पोर्ट है, लोगों एक नॉर्मल एक ट्रेड की प्रैक्टिसेस है, एक बहुत कॉस्मोपॉलिटन नेचर है, यहाँ का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। कल को अगर नोएडा में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छी खुल गई तो यहाँ का वो भी काम डाउन होगा। तो इसलिए मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना ये सारे देश के लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए नहीं कि मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मुंबई की एक छवि है इंटरनेशनल, उसके कारण लोग यहाँ आते हैं, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर न हो ये पॉसिबल नहीं है। देवेंद्र फडणवीस के राज में जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बम्बई में आया उसके पहले 70 साल में नहीं आया था, और उसके कारण बम्बई की एक साथ दशा सुधरना। इसके पहले हुआ था नितिन गडकरी जी के समय जब 55 फ्लाईओवर बने थे, लोगों ने कहा क्या फिजूल खर्चा, लेकिन उसके बाद आज तक हम सांस पे ले पा रहे हैं तो केवल उनके वो फ्लाईओवर्स के कारण। इसी तरह जब मेट्रो एक साथ बनेगी, एक एक करके भी बन सकती थी,
हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया, कोई सड़क ऐसी नहीं जिसमें हम जा सकते आराम से। हम्म, लेकिन अगर वो स्पीड से चलता रहता इस सरकार के दौरान भी, तो आने वाले 2-3 साल में बहुत बड़ी राहत बम्बई को मिल सकती थी। और बम्बई को राहत मिलना ये सारे महाराष्ट्र के लिए सबसे बड़ा तो जो इम्पोर्टेंट सेंटर तो बम्बई है, इवन महाराष्ट्र के लिए। तो उस मुंबई को अच्छा बनाना ये देश के लिए आवश्यक है और महाराष्ट्र के लिए आवश्यक है। तो इसलिए वो मुझे लगता है फोकस तो रहेगा। उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है, जो झूठे सारे बहाने चल रहे थे और आरए के नाम पे जो कमर्शियल डील चल रहे थे उसको फिर तोड़ दिया। उन्होंने कहा वहीं बनेगी, क्योंकि वो हर तरह से वो पास हो गई थी, कोर्ट्स के जजमेंट से लेकर हर तरह। तो ये जो शिव सैनिक, क्लब क्लास शिव सैनिक मैं कहता हूँ उनको, जो आदित्य ठाकरे ग्रुप के हैं, वो क्लब क्लास शिव सैनिकों का रोल नहीं रहा। वो उनका रोल यही था कि क्लब, ये रात की नाइट लाइफ बढ़िया हो जाए, हम बड़ी बड़ी जो चिपको मूवमेंट चला के आरए में कुछ खड़ा कर दें। लेकिन लोगों को अगर सांस ही नहीं आ रही और लोग लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड उसके कारण निकल रहा है सड़कों पर, आज बाइक के ऊपर 50-50 किलोमीटर लोग जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? बम्बई में कभी नहीं था। तो इसलिए ये तो आवश्यक है, लाइफलाइन है। तो इसको हम केवल, और उसके लिए पेड़ दोबारा लगाए जा सकते हैं, लेकिन मेट्रो तो नहीं बन सकती। एक साल का डिले, हज़ारों करोड़ का डिले है और लोगों की लाइफ के ऊपर डिले है। लोग गिरते हैं, मरते हैं। परसों भी कोई वीडियो आया था। इसके कारण बहुत आवश्यक है। ये जो मेन तो रोड्स का भी एक दिक्कत है कि एक तो जगह नहीं है, लेकिन मेट्रो का क्या ये हो सकता है कि जो लोकल तो लाइफलाइन है मुंबई का, वो रुक जाता है, सब रुक जाता है। क्या उसकी जगह अलग से मेट्रो लाइंस बनाने की बजाय जो बन रहा है, जहाँ पे काम चालू हो चुका है या जो प्रपोज्ड है, क्या उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, या मेट्रो लाइंस जो हैं लोकल्स पे बननी चाहिए, उसको उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है? लोकल्स के ऊपर पैरेलल लोकल्स बनाना, ये भी उस समय स्कीम आई थी कि उनके ऊपर एलिवेटेड रेलवे बने। वो स्कीम बाद में रुक गई, वो भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन बम्बई पे अभी लीनियर रहा नहीं। उस समय लीनियर था तो एक आपने ईस्टर्न एक्सप्रेसवे बना दिया, वेस्टर्न आपने रेलवे चला दी, तो दो के बीच में ज़्यादा लोग रहते नहीं थे, स्टेशन के आसपास लोग रहते थे। और वो इतना अंदर तक फैल गया है कि वो केवल रेलवे लाइन चल नहीं सकती। और आप आधे मिनट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रेलवे लाइन क्या चलाएंगे? संभव नहीं है। और जो सारा फैलाव अगर उसको लाएंगे कैसे स्टेशन तक, वो अपने आप में प्रश्न है। इसके कारण मेट्रो तो आवश्यक है ही, और उसके कारण बहुत फ़र्क पड़ता है। एक ही मेट्रो लाइन बनी है जो बहुत ही घटिया किस्म की बनी, अनफॉर्चुनेटली, जो रिलायंस वाली जो घाटकोपर से अंधेरी है, उसको भी आप देखेंगे तो नीचे ट्रैफिक में फ़र्क पड़ा हुआ है इतने सालों से भी, आज भी फ़र्क है 1-2 जंक्शन छोड़ के, और वो भी जंक्शन क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट पुअर है। इसके कारण मेट्रो से तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। मुंबई में, आप दिल्ली में भी देख लीजिए, आप समय पे कहीं पहुंच जाते हैं। हम तो बम्बई वाले घड़ी मिलाते ही रेलवे से थे कि 2:19 की ट्रेन पकड़ेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे मीटिंग में। तो वो जो डेफिनेटिवनेस एक आती है वो भी, प्लस डेफिनेटली लोग तो ट्रेन के लिए बम्बई में हमेशा तैयार होते हैं, तो मेट्रो से बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि हम अंधेरी कुल्ला रोड पे देख ही रहे हैं, तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। ये जो सब काम शुरू किया था फडणवीस ने, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुंबई के लिए बहुत पैसा दिया, सब कुछ किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन रूरल महाराष्ट्र के लिए भी, जैसे जलयुक्त शिविर है, वो लेके आए थे कि पानी की समस्या बहुत है गांव में। तो ये सीएम ना बनना, और उस तरीके से जो है कि डिप्टी सीएम, पहले तो उन्होंने कहा कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन फिर बीजेपी ने कहा कि आप भी हिस्सा बनिए। जिस तरीके से कहा गया वो एक अलग ही कहानी है। लेकिन क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा स्टेचर में? जो आपने कहा कि पवार के सामने किसी ने जो मतलब उनको हराया है पॉलिटिकली, वो फडणवीस हैं, उस जिस ब्रिलियंस से उन्होंने उसको टैकल किया है। लेकिन वो जो डिप्टी सीएम बना देना, एक सीएम जो 5 साल रहा है और जिसने इतना अच्छा एग्जीक्यूशन किया पूरे इसका, उसको एक डिप्टी सीएम बना के रखना, ये कहाँ तक सही और गलत दिखता है आपको? आप गलत व्यक्ति से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या उनके स्ट्रेचर में कुछ कमी होगी उससे? देखिए, जो या सिर्फ उनको इसलिए किया गया है कि एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर रहे वहाँ पे सरकार में? देखिए, ऐसा है कि वो डिप्यूटी रहे या सीएम रहे, वो जिस तरह से काम उन्होंने शुरू किया वो तो काम करेंगे। और मुझे लगता है कि इतना उनका रिलेशन और इतना उनका वहाँ पर प्रभाव है कि उन जो भी वो करना चाहेंगे गवर्नमेंट के थ्रू वो करने दिया जाएगा और किया जाएगा। तो उनके इम्प्लीमेंटेशन में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उनको डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया, ये किया, इसमें मैं पढ़ता नहीं, उसके लिए बीजेपी को आपको पूछना चाहिए। मैं तो ऑब्जर्वर हूँ, इसलिए मैं तो इतना कह सकता हूँ कि टेम्पररी एक लोगों को लग रहा है कि भाई ये क्या हो गया अचानक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे स्टेचर कम होगा, और मुझे लगता है कि वो काम तो उसी गति से करेंगे
और आने वाले समय में उनकी इंपॉर्टेंस महाराष्ट्र में बढ़ने वाली है। कोई भी उसको अंडरकट करना चाहे कर नहीं पाएगा, बिकॉज ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ. It's not just that he has not come on somebody else's shoulders. He has come appointed by center. उसके बाद लेकिन उन्होंने जो किया, उन्होंने अपने दम पे किया, इलेक्शंस अपने दम पे लड़े. और फैक्शंस हर पार्टी में होते हैं, यहाँ भी इंटरेस्ट ग्रुप्स होंगे, लेकिन यह कदम टेम्पररी हो सकता है और इससे उनके स्टेचर में फ़र्क पड़ेगा या उससे महाराष्ट्र में काम कम होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो अभी नई शिवसेना उभरी है उसको भी दिखाना है कि वो डिलीवर कर सकता है. तो मुझे लगता है वो भी शिवसैनिक उस टाइप के हैं जो ये सारे ब्यूरोक्रेसी और पेपर में बिलीव नहीं करते. आपको पता ही है. तो इसके कारण जब बुला के अब कैबिन में अपनी भाषा में बात करेंगे तो सारे जो भी बाबू हैं तुरंत काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है. तो एक नाथ शिंदे का जो चीफ मिनिस्टर बनना, उस हिसाब से कि एग्जीक्यूशन थोड़ा लग रहा है कि एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर वो होंगे वो, उनकी क्या इमेज है? आप देखें ना, उद्धव ठाकरे तो फेसबुक चीफ मिनिस्टर थे. उन्होंने 2 साल में, जो मुझे बताया एक व्यक्ति ने, कि 2 साल में 5 बार वो आए विधानसभा, 3 बार कॉरिडोर से वापस चले गए. और ठीक है कोविड था, कोविड के बाद भी इवन आप देखें रिज़ाइन करने के पहले भी उन्होंने फेसबुक के थ्रू ही कैबिनेट मीटिंग की. ठीक है बीमार है, उसके लिए हमारे उनका सिंपैथी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं था कि आप चीफ मिनिस्टरशिप का भार उठाते. किसी ने कहा नहीं था. आपने इतनी बीमारियों के बाद चीफ मिनिस्टर का भार उठाया, लेकिन आपने ज़मीन पे लोगों से मिले नहीं, ज़मीन से लोगों ने काम किया नहीं. सबको पता है इसके कारण सारा विद्रोह हुआ. तो इसके कारण वो तो जिस प्रकार से काम करते थे, काम होना संभव ही नहीं था. बेस्ट सीएम कहीं से भी रिवॉर्ड खरीद लें, कुछ भी कर लें, लोगों को पता है. कोविड के समय टोटल डिजास्टर था, जितने मर्जी आप पब्लिक पीआर कर लीजिए, हम वहाँ रहते थे, हमको पता है. लेकिन अब जो होगा डेफिनेटली कैन डू वाले लोग हैं, जिन्होंने सड़क पे काम किया हुआ है, जिन्होंने ज़मीन पे काम किया हुआ है. अभी बीएमसी में काम क्यों नहीं हुआ ये तो अलग बात है. करप्शन डेफिनेटली ह्यूज रोल ऑफ करप्शन, जिसको आप डिनाई कर ही नहीं सकते. अभी कौन प्रूफ लाएगा, क्या करेगा, अलग बात है. लेकिन डेफिनेटली वहाँ जिस तरह का काम होता है, वो काम तो डेफिनेटली विदाउट करप्शन हुआ नहीं होगा, इतना घटिया काम जो भी हुए. इसके कारण वो तो अपने आप को शिवसेना खड़ी करने के लिए काम करके दिखाएंगे. दे हैव टू प्रूव देमसेल्व्स एंड शो दे आर द रियल शिवसेना. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली काम होगा, और उनको 2.5 साल बाद इलेक्शन लड़ना है बीजेपी शिवसेना को. तो एक वो प्रेशर भी है कि डिलीवर करके दिखाना है. इसलिए मैंने कहा कि शायद जो फडणवीस का जो डिप्टी सीएम और जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज लेंगे, उससे ये दिखता है कि कहीं ना कहीं जो, क्योंकि अगर बाहर रहते आप तो आपके ऊपर लोग पूछते हैं कि भाई आपने क्या किया, आप 2 साल सरकार के बाहर क्यों रहे, आपने काम करने के लिए आप वो जाना चाहिए था. और भाजपा के पास सबसे जो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ पे वो फडणवीस हैं, तो उनका जाना बनता है. कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट का काम करेंगे ही. नहीं डेफिनेटली, और मुझे लगता है कि तालमेल चलेगा और होगा, काम ट्रस्ट के साथ होगा, और मुझे लगता है वो किसी भी पोस्ट में होगा वो डिलीवर तो करेंगे. और अगर शिंदे को भी सफल हो सीएम बनना है तो उनकी सहायता के बिना और उनकी सलाह के बिना नहीं बन पाएंगे. उनका एक्सपीरियंस कॉर्पोरेशन लेवल पे होगा, उनका एक्सपीरियंस स्टेट लेवल पे कुछ होगा, लेकिन जो एक ओवरऑल सारी एडमिनिस्ट्रेशन की पकड़ है, इतना बड़ा स्टेट है, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट, तो उसके अंदर अगर सफल होना है तो उनको देवेंद्र जी के साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा. उनका करेंगे. उनका क्या स्टेचर है शिव सैनिक्स के जो कैडर है उनके बीच में और पार्टी में और मतलब लोगों में एक नाथ शिंदे का? देखिए शिवसेना के कुछ गढ़ है, जिसमें थाना एक है, बम्बई वो मानते थे, आजकल नहीं है, और छोटा मोटा कहीं और है, जनरली हिंदुत्व के बेस पे. थाने में तो आनंद दिग्विजय उनको गुरु थे. थाने तो सारा हिंदुत्व के नाम पे उन्होंने हाथ में लिया था, ये उनके शिष्य हैं. तो इनका दबदबा उस सारे क्षेत्र में तो है ही. मुंबई सिटी में नहीं था, लेकिन जो मुंबई सिटी में उनके साथ जुड़े हैं वो सारे अपने आप बहुत ज़बरदस्त जड़ से जुड़े हुए नेता हैं, जिन्होंने अपने समय पर हर विरोध में भी अपने आप को चुन कर लाए वो लोग. चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबके विरुद्ध भी जीत कर आए ऐसे लोग हैं. तो वो चाहे तो डिलीवर कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि ये जो एक शिवसेना के केडर के अंदर जो अनईजीनेस था कि हम कैसे इनके साथ जा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ नहीं सकते, ये सारा उनके केडर कहते थे. दे वर वेरी एम्बेरेस्ड. तो अगर ये नहीं भी होता तो अगले इलेक्शन में शिवसेना का सफाया होना पक्का था. यानी उनके कुछ खास बिल्कुल कोर कुछ होंगे एरिया जहाँ पर वो कुछ सीटें ला सकते थे, लेकिन एज अ पावर दे वुड हैव डिक्लाइंड ह्यूजली. तो मैंने कहा था पहले भी कि शिवसेना को एक्चुअली एकनाथ शिंदे ने बचा लिया है. बीजेपी ने बचा लिया, बीजेपी ने उनको बचा लिया. तो अभी इसके बाद में उसका स्ट्रेचर बढ़ेगा ही. और क्योंकि जो एक मन में एक घुटन थी शिवसेना केडर के कि हम कहाँ फंस गए हैं और हम क्या लोगों को जवाब दें, और जिस तरह के सारे सेक्युलरवाद के नारे चल रहे थे शिवसेना के, उसे डेफिनेटली शिवसेना के लोगों ने जिनसे लगातार लड़ाई की है सड़क पे,
और जिनसे इतने सालों का संघर्ष रहा, उनके साथ में बैठ के उनको आप रिवॉर्ड देंगे और उनके लिए स्पेशल स्कीम्स निकालेंगे, डेफिनेटली दैट वुड हर्ट द शिव सैनिक्स। तो जो सिंपथाइजर थे तो निकल ही गए थे, कोर सपोर्टर भी टूट रहा था। तो वो आज बहुत रिलीव्ड है कि एकनाथ शिंदे और उसका ग्रुप आया है। अभी वो डेफिनेटली वो हिसाब से जो उनको जुड़ना ही होगा, क्योंकि जो उनकी निष्ठा है वो बाला साहब देवरस का जो सारी बाला साहब ठाकरे के साथ जो थी उनकी, और जो आपके मन में जो है वो नहीं क्या, निकल बाला रहा है। साहब देवरस तो मेरे मेरे मतलब सरसंघ चालक रहे, मैं उन पर लिखा इतना कुछ तो मुँह से वो बिल्कुल। पहले निकलता है। बाल ठाकरे का कोई भक्त था नहीं कभी, हाँ। और अभी भी नहीं हूँ, मैं स्पष्ट कहूँ। और लेकिन अलग विषय है। तो इसके कारण मुझे से नेचुरली जो मेरे श्रद्धावान है वो नाम पहले आएगा। तो बाल ठाकरे की जो भी विरासत थी, वो विरासत ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं शिव सैनिकों को, दिख रहा है। और उद्धव ठाकरे कटे हुए थे, ये भी दिख रहा है। वो एक परिवारवाद को सीमा तक चलता है, लेकिन महाराष्ट्र, जैसे मैंने कहा कि जातिवाद, इस तरह का परिवारवाद ज़्यादा महाराष्ट्र में चल नहीं सकता। इसके कारण देख ले, शरद पवार और अजीत पवार और सुप्रिया सुले, इनका भी अभी बिल्कुल संकट में उनका परिवार चल रहा है। तो यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसके कारण ये उनको साथ मिलेगा, अभी इनके ऊपर है खुद को प्रूव करना। तो ये जो इमेज है, या मतलब जो पॉलिटिकली अनअवेयर जो जनता है, वो जो ये कह रहे हैं कि पैसे दे के खरीद लिया या ये सब कर लिया, ये पैसे का गेम तो है नहीं, पहली बात, जो जिस तरीके की ये लीडर्स हैं। दूसरा ये कहना कि एकनाथ शिंदे बस पेपर टाइगर है, वो उसको जो स्टैंप, रबर स्टैंप है, वैसा जो लोग वहाँ पे हैं महाराष्ट्र में, उनको पता है कि वो किसी का भी रबर स्टैंप हो ही नहीं सकता है, नहीं बन सकते। मतलब ये भी जैसे जो एक हो सकता है डर कल को कि भी और ज़्यादा अपनी शक्ति बनाएगा और कल को बीजेपी के सामने भी खड़ा रहेगा, वो भी हो सकता है, आफ्टर पॉलिटिक्स है। लेकिन ये सारे जो इधर आए थे पहले, बाद में तो सभी आ गए, मुझे पता नहीं ठाकरे के साथ कौन बचा हुआ, लेकिन जो सारे आ गए, ये सारे लोग जिन्होंने बहुत साल, मतलब बाल ठाकरे के समय से लेकर 40-40 साल, 35-35 साल काम किए हुए लोग हैं। तो अगर उनको ओपनिंग मिलती है, उनको लगता है हम बच जाएंगे अभी, और जैसे मैंने कहा था कि नहीं तो हमारा होगा क्या, तो वो जो डर था वो निकल गया अभी। तो अपना भविष्य जिसको चाहिए, वो पैसे के लिए थोड़ी अपना भविष्य दांव पे लगाएगा। क्योंकि आज वो और बना सकते थे, 2-2.5 साल ऐश कर सकते थे, पैसे भी बना सकते थे, जैसे खुद ये कह रहे हैं मलाई वाले पोर्टफोलियो, इसका शब्द है राउत का, तो वो कर सकते थे ना वो। लेकिन उन्होंने नहीं किया, उनको अपना फ्यूचर दिख रहा था, और फ्यूचर के हिसाब से उन्होंने सारा किया। केवल पैसे मिलते तो पहले भी हो सकता था, साल पहले भी हो सकता था विद्रोह, तो नहीं हुआ ना। जैसे जैसे उनको दिखता गया कि अभी ये हमारी जड़ें कट रही हैं, जिस प्रकार की पॉलिसी आ रही हैं, और जिस तरह से एनसीपी के काम हो रहे हैं, ऐसा हाल था महाराष्ट्र में कि एनसीपी के अजीत दादा खूब काम कर रहे थे, उनके एमएलए के सारे काम हो रहे थे, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो काम कर रहे थे, तो इनकी तो जड़ें कट रही थी। वो डर था इनके मन में। तो पैसे से ज़्यादा पॉलिटिकल भविष्य आवश्यक है ना। तो ये जो क्लब वाली बात आपने कही, क्लब शिवसेना, और ये क्लब क्लास शिवसेना, क्लब क्लास शिवसेना, बॉलीवुडिया उसको कह सकते हैं, और एक तरफ है जो रियल शिवसेना है, आरएसएस। तो इन दोनों के बीच में ये कैसे हो गया कि जो वहाँ से संजय राउत और ये सब इतनी धमकियाँ दे रहे थे, जबकि असली जो कैडर है, जो असली धमकी देने की जिनकी थोड़ी बहुत साख है, वो तो उनको देनी चाहिए थी, लेकिन वो इतनी हिम्मत कैसे दिखा रहे थे क्लब वाले कि ऐसे बोल रहे हैं कि गुवाहाटी से चौपाटी तो आना पड़ेगा, कि एयरपोर्ट से विधानसभा जाओगे तो वर्ली से निकलना पड़ेगा, और 40 शव निकल, मतलब इस तरीके की बातें हुई संजय राउत ने की। देखिए ये सब जबान के धनी है, जबान के वीर है। एक भाषा तो शिवसेना की पुरानी है, तो बोलने में तो कुछ जाता नहीं ना। मैं पंजाबी और मैं पंजाबी स्टाइल में तो गाली दूं तो मेरा स्वभाव है, तो मैं दे सकता हूँ। लेकिन वास्तव में उनके अंदर दम है क्या, मुझे डाउट है। खुद उनके भांडो मुलुंड के अंदर संजय राउत को कोई पूछता नहीं है, जहाँ रहता है वो, उसका भाई वहाँ पर एमएलए है, वो कुछ बोला ही नहीं कितने दिन तक। तो ये तो गीदड़ भपकियाँ, ये आदत से शब्द बोल देना, वो पेपर में लिखना बड़ा आसान है। उसका इतिहास किसी ने निकाला था, किसी जमाने बाल ठाकरे को भी उसने गालियाँ दी थी जब दूसरे पेपर में था। तो ये तो देखिए किचन कैबिनेट का हिस्सा था, और ही डिराइव्ड हिज पावर फ्रॉम द किचन कैबिनेट। लेकिन ज़मीन पे बंदा तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता और जीत नहीं सकता। और इस तरह की एक तरफ कह रहे हैं हमारे भाई हैं, इनको हम अपने साथ लाएंगे, दूसरी तरफ गालियाँ दे रहे हो। दैट मीन्स बुद्धि काम नहीं करती, केवल जबान काम करती है। तो डेफिनेट उनका जोर नहीं था, जो जोर था थोड़ा बहुत कार्यालय तोड़ के दिखा दिया। और अगर उनके बंदे आ जाते हैं सड़क पे, जिनको कि सड़क पे सब लड़ने की आदत है, तो क्या होता है इनका। वही मैं कह रहा हूँ कि असली तो वो है ना, असली शिवसेना तो वो तो है। सत्ता आपके पास है, पुलिस आपके पास है, आपके परिवार का नाम है। किसी देखिए महाराष्ट्र में, खासकर सारे भारत में, बाप का नाम निकालना बहुत अपमानजनक माना जाता है, बहुत ज़्यादा। उसकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आप
बाजार में लड़ाई चल रही है, माँ बहन कर दीजिए, सुअर कुत्ता बोल दीजिए, लेकर आपने अगर बाप का दिया तो आप बस समझ लो हो गया। और ये कर रहे हैं ऐसा। तो इस तरह की घटिया भाषा का उपयोग करे वो व्यक्ति, वो सत्ता का नशा था, पुलिस की बैकिंग थी, लेकिन डेफिनेटली वो उसके पीछे केडर नहीं था, ये दिख ही रहा अपने को। आप बॉलीवुड के लोगों को खड़ा कर देंगे, पब वाले लोगों को और क्लब क्लास लोगों को, और हमारे लिए ट्वीट कर दो वगैरह, उससे पार्टी नहीं बनती। कभी भी आप देखिए, भाजपा जब चल भी रही थी, उन्होंने कोई ये बॉलीवुड वालों से कोई बहुत बड़े एंडोर्समेंट लिए नहीं। जो आए एक एक करके आए, बड़ी कीमत चुका के आए। आज भी उनको काम नहीं मिलते, फिल्मों में ऐसे लोग हैं भाजपा के साथ आने वाले। तो ये तो बी ग्रेड के लोग थे, इन्होंने कर दिया, लेकिन उससे समाज में स्थिति नहीं बदलती। ये एक इंटरेस्टिंग किसी ने बोला था कि उनको लगा कि वो जो पावर है वो आती है कुर्सी से, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से, लेकिन वो भूल गए कि असली जो पावर है वो कैडर के पास है। बिल्कुल। और कुर्सी से आप लोगों को कुछ खरीद सकते हो, भला कर सकते हो, अपने लिए आप खड़े कर सकते हो, ट्विटर वीर और जबान के वीर, लेकिन ज़मीन पे तो काम करना पड़ेगा ना। अगर आप मिलते ही नहीं हो किसी को, तो एक यू कैन बी, पीपल कैन बी इन ऑ फॉर सम टाइम। अभी जैसे पहले बॉलीवुड जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थी, उस समय स्टार बड़े बड़े थे, दिखते नहीं थे, तो उनके बड़ा एक चरिश्मा होता था कि सड़क पे दिख गया देवानंद, हो सड़क पे धर्मेंद्र दिख गया, हम जाते थे जुहू उनके घर के पास है, धर्मेंद्र देखे बैडमिंटन खेल रहा। अब क्या है, मतलब खुद अपने आप को दिन रात एक्सपोज करते हो सोशल मीडिया पे, तो आपकी वैल्यू तो रही नहीं है। तो आपकी वैल्यू आती है आपके काम से। तो इसी तरह अगर ये जो ठाकरे परिवार था, अगर लोगों से मिलता जुलता, लोगों के लिए काम करता, तो लोगों के लिए उनके श्रद्धा जागती, प्रेम जागता। अब तो बाड़ा साहब का एक वो पुण्य था जिसके कारण ये चौड़े हो रहे थे। अगर आप ये सोचो कि उद्धव ठाकरे इलेक्शन लड़ने से इतना डर रहा था, एमएलसी का इलेक्शन भी नहीं लड़ा, ही बिकेम एन एमएलसी ऑन बाय नॉमिनेशन। तो उसकी क्या मतलब, समाज के क्या अंदर इमेज गई? वो चाहता तो उसके लिए कोई शिवसैनिक रिजाइन करता, किसी ने नहीं किया। वो चाहता एमएलए का इलेक्शन लड़ता, एमएलसी का इलेक्शन लड़ता, नहीं लड़ा, ही बिकेम नॉमिनेटेड एमएलसी। तो जिसको इतना भरोसा नहीं है, जैसे आदित्य ठाकरे ने केवल वर्ली की टॉप सीट नहीं ली सबसे सेफ, उसने वहाँ सचिन अहीर को एनसीपी से उठा के शिवसेना में लाया। इतनी इनसिक्योरिटी जिस फैमिली में हो, फैमिली कैसे पार्टी खड़ी? लीडरशिप तो आ ही नहीं सकती फिर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो पावर नहीं है ना लोगों की साथ में। उनका जब फेसबुक पे जब उतारते थे लाइव, तो लोग बोलते थे भैया कहना क्या चाहता है कि इतनी बात बोल दी पेन पॉइंट पे यार। वो एक मीम भी है ना कि जल्दी बोल पानवेल निकलना। और कोविड के ऊपर वो घर घरेलू बातें हो रही है, आखिर में वो बैन चलेगा नहीं चलेगा, वैक्सीन कुछ नहीं पता। तो क्लूलेस बंदे थे बिल्कुल। जिसके राज्यसभा के अंदर इतने जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हो गई, उसके बाद एमएलसी हो गई, फिर भी आप सो रहे हो। इससे क्लूलेस कौन लीडर हो सकता है? सो देवर कट ऑफ टोटली। ये संजय राउत एंड गैंग उनको कट ऑफ रखा, और उन्होंने कभी इंटेलिजेंस से बात की नहीं। किसी ने कहा था मुझे कि तो इंटेलिजेंस तो पुलिस के पास थी। मैंने कहा इंटेलिजेंस पुलिस के पास थी एमएलए के बारे में, लेकिन इंटेलिजेंट व्यक्ति थे क्या उनके पास? कोई पूछेगा तो बताएंगे ना, खुद थोड़ी जाकर बताएंगे। लेकिन इसमें आपने कहा कि आप बाला साहब ठाकरे के फैन नहीं हो। बीइंग एन, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, फैन नहीं हूँ। आरएसएस से जो लोग यूजुअली हैं महाराष्ट्र में, वो फैन टाइप्स हैं बहुत सारे लोग। कुछ लोग। अच्छा, तो ये इसका क्या कारण है? नहीं, ऐसा है कि देखिए, इज्जत हम करते हैं। उन्होंने हिंदुत्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, जो एक बिल्कुल बेफिक्री से जिस तरह से ब्लंटली वो बात करते थे, जिस तरह 93 में उन्होंने दंगों के समय बिल्कुल सामने से लीडरशिप ली, शिवसेना ने बहुत तगड़ा काम किया, और वो सारे समय के कारण संघ के लोग और बाकी लोग बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन वो जो शिवसेना का मूल था, वो मराठी मानूस, कभी साउथ इंडियंस को बनाना टारगेट, कभी यूपी वालों को टारगेट बनाना, इससे संघ कभी सहमत नहीं था। और बाद में हिंदुत्व का वातावरण बना संघ के कारण, और उसके अंदर फिर उनको लगा कि हिंदुत्व सही मार्ग उन्होंने चुना, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो उनका जो बैकग्राउंड है शिवसेना का, हमको पता है, और उसके अंदर वो अवसर से बदलेंगे क्या, फिर उन्होंने बदलने की कोशिश की, सेक्युलर होने की कोशिश की। तो इसके कारण देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। फैन फॉलोइंग बहुत लोगों की है, संघ के बहुत सारे लोग फैन मानते हैं, लेकिन हमारा समाज को साथ में लेने का अलग तरीका। हम के बीच किसी को जाति के ऊपर, किसी को प्रांतवाद के ऊपर, कभी किसी के विरुद्ध कुछ कभी बात करते नहीं, कभी खड़ा करते नहीं, उसके ऊपर रिजर्वेशन थे। तो आपको मूड है, आपने उठा लूंगी बजा पूंगी बोल दिया, आपको मूड है तो बिहारी को पीट दिया, कभी आपने ब्राह्मणों के विरुद्ध कुछ बोल दिया जो शरद पवार करते हैं, वो सब संघ का नहीं है स्वभाव, इसके कारण वो रिजर्वेशन वहाँ थी। अच्छा, इसमें मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनी थी, और क्योंकि आपने आरएसएस पे बहुत सारा लिटरेचर लिखा है,
एक बात तो अच्छी बात ये हुई है कि 2014 के बाद जितनी पुस्तकें आरएसएस पे आई है, मेरे ख्याल से पिछले 70 साल में नहीं आई बिल्कुल। होंगी। और ये भी अच्छी बात रही कि ज़्यादातर बुक्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, एक दो को छोड़ के। लेकिन इसमें मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक नाथ शिंदे की बात हो रही, तो एक कहानी मैंने सुनी, मुझे नहीं पता कितनी सच्ची है, लेकिन एक ये है कि जब वो भी आरएसएस में थे, लेकिन काफ़ी शिवसेना के लोग शाखा से निकले थे, जैसे जैसे होता है ना कि इम्पेशेंट हो जाता है कि जो ये रिजल्ट आता नहीं है, आरएसएस का काम स्लो है, ये परमानेंट है। 1925 से ये इनके ऊपर दुहाई है कि बड़े स्लो हैं, ये धीरे धीरे काम करते हैं, क्विक होना चाहिए। क्विक रिजल्ट वाले बीच में जाते हैं, उसमें मनोहर जोशी ऑनवर्ड्स और कई बड़े बड़े नेता हैं, उनका शाखा से संबंध है, इसलिए प्रेम भी सबका शिवसेना का सैमसंग का बहुत है। ऐसे लोग हैं जो शाखा में भी जाते हैं, संघ में भी आते हैं, ऐसे लोग अभी भी हैं। और ये यही बात है कि एक नाथ शिंदे फिर वो इम्पेशेंट हो गए कि ये लोग कुछ नहीं करने वाले, हो सकता है। और शिवसेना से आनंद दिघे के साथ वो जुड़ गए। देखिए, विधायक काम हमेशा मुश्किल होता है। पॉजिटिविटी के साथ जोड़ना ज़रा कठिन काम होता है, एक नेगेटिविटी के साथ काम करना हमेशा आसान होता है। जब भी लहर उठती है, टेम्पररी आती है, वो घृणा के ऊपर उठती है या विद्रोह पे उठती है, नेगेटिविटी से उठती है, लेकिन उससे पॉजिटिव रिजल्ट लॉन्ग टर्म निकलते नहीं। इसके कारण संघ का दिखता है स्लो, लेकिन जो जोड़ने का काम है स्लो ही होता है, और स्लो ही होना चाहिए। यू कैन नॉट रियली knit together a community with some exciting issues and all that। तो इसके कारण वो फ़र्क है। ये क्योंकि ये क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, और ये आज का नहीं है। जब बिल्कुल। सावरकर जी ने भी सावरकर, ये बिल्कुल। कहा, मतलब वो एक लाइन फेमस जो सीताराम गोयल को पढ़े हैं उनको पता है कि उन्होंने जब ये कहा था कि जो आरएसएस का व्यक्ति होगा मरने के बाद जो लिखा जाएगा, उसमें ये होगा कि ये आरएसएस का स्वयंसेवक था, ये पैदा हुआ और ये मर गया, इसने शाखा ज्वाइन की, ये मर गया। ये तीन चीज़ें। एक और भी वाक्य था हाँ, मराठी में, आरएसएस माणसांचं लोणचं घालतो। अच्छा। मतलब आरएसएस लोगों का अचार डालता है। लोगों का अचार डालता हाँ। है। लेकिन आप देखिए, अचार डाला उसके बावजूद 1900, आप अगर 50 से भी गिनते हैं, अगर पिछला एक बार आज़ादी की लड़ाई का छोड़ भी दें एक बार, 1950 के आज दोबारा काम शुरू हुआ, उसके बाद आप देखिए 36 ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी लाखों करोड़ों में मेंबरशिप है, लाखों सेवा कार्य, हजारों शाखाएं, दैनंदिन जुड़ने वाले कम से कम 60-70 लोग जो रोज़ मिलते हैं, और इस प्रकार का ऑल इंडिया कोई ऐसा पैराडाइम, कोई ऐसा डायमेंशन नहीं जहाँ संघ का काम नहीं है। तो उसका मतलब सही दिशा में चल रहे थे। अगर आप पिछले 100 साल का इतिहास गिने तो कौन सी मूवमेंट थी? कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी और संघ, ऐसे 4 मूवमेंट चली। कांग्रेस का हाल आप देख ही रहे हैं कि मतलब फाइनल सांस ले रही है। समाजवादी तो ख़त्म हो गए, कम्युनिस्ट इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में ख़त्म हो गया, उनका पैरेलल न्यू लेफ्ट चल रहा, अलग बात है। केवल संघ लगातार चलता रहा। क्यों चलता रहा? क्योंकि पॉजिटिव एलिमेंट्स, पॉजिटिव विषय लेके उसने लोगों को जोड़ा, और सबको साथ लेके चलना। उसके लिए अगर कई विषय छूट भी जाता है, एक बार 2 साल के लिए पीछे चलता है तो भी चलेगा। यूनैनिमस, सबको साथ में डिसीजन लेके आगे बढ़ना, इसके कारण स्लोनेस आती है। वही सावरकर 1938 में पुणे की शाखा में कैंप में अपने आप जाते हैं, और जब उनको लोग कहते हैं आपको तो बुलाया नहीं, क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा मेरे लोग हैं, मेरा परिवार है, मैं कैसे नहीं जा सकता। मैंने उद्धृत किया अपनी किताब में, और गए वहाँ। उन्होंने फिर देखा, भाषण दिया, और उन्होंने कहा कि जो आप काम कर रहे हो मैं वो नहीं कर पाया। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, मेरी किताब में है। तो जिस तरह से जब पानी आता है तो उसकी बाढ़ लगती है, तो पानी का सदुपयोग होता है, वो संघ करता है, और इसके कारण ये काम एकदम सही है। उनकी गुरुजी से बाद में, गुरुजी ने कभी उनका अपमान किया ही नहीं, गुरुजी से हमेशा गुरुजी ने उनका इज्जत की। तो 1950 में जब ये इनका अभिनव भारत इन्होंने डिसबैंड किया, उस कार्यक्रम में गुरुजी को उन्होंने स्पेशली बुलाया, और दोनों में अच्छी जमती थी। और बाद में जब वो गुजरे तो उसके बाद गुरुजी सारे कार्यक्रम छोड़ के उनके अंतिम यात्रा में आए थे। तो एक व्यक्ति के इस समय एक विचार होता है, बाद में विचार बदलता है। केवल एक वाक्य को उठा के हम कुछ कह नहीं सकते। तो सावरकर का भी हिंदुत्व का जो शब्द था, जो हिंदू महासभा का लाइन थी, डॉक्टर हेडगेवार ने भी उसको उसी हिसाब से नहीं चले थे। इनफैक्ट ये अपने आप में इतिहास है कि हिंदू महासभा वाले संघ से बड़े दुखी हो गए थे कि हमारी बात नहीं मानते, अपने हिसाब से करते हैं। वेदर इट वॉज 1930 और 1942, ये उनको दिख रहा था। तो उस समय उन्होंने बड़ा इस समय क्रिटिसाइज किया था। तो सावरकर ने बोला था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो देखा काम, he changed his words. So that is the respect that you get when you actually keep on delivering your own way, and you don't get deviated by taunts and all those various words. अच्छा, ऐसा जो क्रिटिसिज्म जो आरएसएस सिंपैथाइजर्स जो हैं, जो सहानुभूति रखते हैं आरएसएस के साथ, वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, ठीक है। लेकिन
अब ये हो गया है कि जो अभी सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, उनका एक नैरेटिव चल गया है कि ये जो है गुरुजी के जो पद चिन्हों पे अब नहीं चलना चाह रहे हैं, या कुछ नया ऐसा थॉट आ रहा है आरएसएस में। क्या कोई डेविएशन है या कोई जो बदलता समय है वो उसका हमको कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है? देखिए, मैं इसको इवोल्यूशन मानता हूँ, जिसको दत्तोपंत ठेंगड़ी ने ग्रेजुअल अनफोल्डमेंट कहा था। और मेरी जो किताब है इवोल्यूशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू मूवमेंट, उसके अंदर एक चैप्टर है एक्सपांडिंग स्कोप ऑफ हिंदुत्व, एंड दिस वाज रिटन बिफोर मोहन राव भागवत मेड ऑल द स्टेटमेंट्स विच आर बीइंग ऑब्जेक्टेड टू एंड रिडिक्यूल्ड। उसमें मैंने ये सारा लिखा हुआ है, आप वो चैप्टर पढ़िएगा कि किस तरह से हिंदुत्व का विचार धीरे धीरे एक उसका जो डायमेंशन से बदल रहे हैं और नए डायमेंशन से ऐड हो रहे हैं। दूसरी बात, गुरुजी ने जो कुछ पार्टीशन के समय किया और जो कहा, उस पार्टीशन के उस कारण उस समय के अनुसार कहा, लेकिन 1971 में जो उनका आखिरी, शायद 72 आखिरी जो इंटरव्यू था, वो जर्नलिस्ट थे जिलानी ईरान के, उनके साथ जो था उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था, जिस समय बलराज महतो का इंडियनाइजेशन का नारा चला, उन्होंने कहा इंडियनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि हम उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं, जबकि घर वापसी का उन्होंने डिक्लेरेशन बहुत पहले गुरुजी ने दिया था, घर वापसी का काम था, अब भी चल रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम इंडियनाइजेशन कहते हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि हमारे पुरखे आपके पुरखे एक है, आपके और हमारा इतिहास एक है और हमारी जड़ें एक है, आपकी पूजा पद्धति बदल गई लेकिन आप बाकी हर दृष्टि से हिंदू हैं संस्कृति के हिसाब से, तो आप स्वीकार्य हैं। ये उन्होंने कहा था और उनका स्वागत है। ये गुरुजी ने 1972 में कह दिया था, आज तक वही लाइन चल रही है। देखा जाए तो शब्द थोड़े बहुत बदलते हैं। बाड़ा साहेब दरज ने कहा था, उनको किसी ने पूछा कि आप शाखा में मुसलमानों को लेंगे, उन्होंने कहा स्वागत है, वो आना चाहे आए, अगर वो अपने आप को हिंदू गिनते हैं इस पैरामीटर्स पे, जो कि गुरुजी ने कहा था, तो उनका स्वागत है, संघ की बातों को मानते हैं। तो उसके बाद संघ में क्रिश्चियन मुस्लिम आए हैं, प्रचारक बने हैं, कार्यकर्ता बने। अभी परसों मेरी बात चल रही थी, कोई प्रथम वर्ष में गया, तृतीय वर्ष में गया, आज भी क्रिश्चियन मुसलमान आते हैं और जिस विचार को मानते हैं, लेकिन एक लार्जर स्केल पे, लार्जर लेवल पे उसको लेकर जाना, ये तो इंद्रेश जी जिन्होंने जम्मू कश्मीर में शुरू किया था, ही वॉज देयर प्रचारक फॉर 8 ईयर्स। उन्होंने उस समय वहाँ के मुसलमानों के साथ में काफ़ी अपने विचार मिलाए, उनको साथ में लिया कि जो अपने आप को नहीं मानते, इस्लामिक नहीं मानते, इन द सेंस अरबी नहीं मानते, ऐसे सारे मुसलमानों को उन्होंने इकट्ठा किया, उनके साथ काम किया। बेधड़क घूमते थे उस समय, पूरा टेररिज्म के ज़माने में बॉर्डर तक घूमते थे। उनसे जब सुदर्शन ने पूछा कि सारे मुसलमान ऐसे हैं, उन्होंने कहा नहीं, सभी मुसलमान ऐसे नहीं हैं। तो उन्होंने डायलॉग शुरू किया और सुदर्शन जी ने डायलॉग शुरू किया, ने जो भी उनको सारा इतिहास पढ़ा, सब पढ़ा, उनको बाद में एक एक मौलानाओं से मिलकर बातचीत करते थे और अराउंड 1994 मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बन गया था। तो आज की कोई मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नहीं है, तब से चल रहा है और वो भी कोई आसान काम नहीं है। जो उसमें काम कर रहे हैं उनके लिए अपने एक टिपिकल घेटो मेंटालिटी से निकल कर उनको अपने मेन स्ट्रीम के विषयों से जोड़ना, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो गौ हत्या का विषय हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का विषय हो, इज़ वेरी चैलेंजिंग। आई हैव वंडरफुल स्टोरीज अबाउट हाउ दे आर hated and excommunicated by the mainstream so-called मौलाना कंट्रोल कम्युनिटी। उसके सामने तो सुदर्शन ने वही विषय रखा और आज अगर मोहन राव भागवत कह रहे हैं जो गुरुजी ने कहा था उसी विषय को आगे लेके जा रहे हैं। शब्द अलग हो सकते हैं, तो जो कहते हैं कि वो डिविएट हो रहा है, वो नहीं है। वो अभी आज संघ स्थिति में है, इतनी शक्ति है उसके पास कि कोई साथ में आना चाहे तो उसको साथ में ले सकता है। वो उस समय 1950-1960 में ऐसी शक्ति नहीं थी। अब समाज के अंदर स्वीकार्यता, समाज के संघ के प्रति निष्ठा और विश्वास, निष्ठा नहीं कहना चाहिए, विश्वास, और जो विश्वास है उसके प्रति कि संघ हिंदू विषय को ठीक लेता है, उसके अंदर इतनी शक्ति के अंदर आ गए फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर वो बोलते हैं मुसलमानों को कि आप आना चाहो साथ में आ सकते हो, सो व्हेन यू से कि भैया आपका हमारा डीएनए है, तो ऐतिहासिक तथ्य है, आप मजाक उड़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने भी कहा कि भैया कौरव पांडव का भी एक ही डीएनए था, तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि तुम्हारा या उनका डीएनए एक ही है, आप उनको साथ में एडजस्ट कर लो, 5 गांव दे दो तो शांति से रह सकते हैं। उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो महाभारत हुआ। तो जो स्वीकार करेंगे महाभारत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो साथ में चलेंगे। जो उदयपुर में हो उसका जो महाभारत अगर चलने की तैयारी है उनकी, जो करना चाहेगा तो महाभारत भी होगा। तो ये कोई कमजोरी के साथ नहीं कहा गया है, स्ट्रेंथ के साथ कि इस समय हिंदू समाज इतना शक्तिशाली है, उनको साथ में ले सकता है। शक हुण सारे भी आके एब्सॉर्ब हो गए थे ना भारत में इसी समाज के साथ, और भी के लोग आए इसी में, सीरियन क्रिश्चियन आए, मोरलेस हिंदू बिहेवियर था उनका सारे पहरावे, उनके कस्टम सारे लगभग हिंदू ही थे। पारसियों का भी यही हुआ। तो हमारे में शक्ति है, हम उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं बशर्ते उनके मनस्थिति हो। वो मनस्थिति आज बन सकती है क्योंकि हिंदू समाज स्ट्रांग है। इस प्रकार से विषय रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि भाई किसी भी कीमत पे आप हमारे गले लग जाओ। दैट इज नॉट द पॉइंट। इफ यू एग्री विद दिस थिंग दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, तो आपका स्वागत है।
ऐसे लोग होंगे जिनको लगता नहीं हमारे तो अरबी पूर्वज है, हमारा तो औरंगजेब पूर्वज है, उनका तो इलाज कुछ है नहीं, उनका इलाज तो समाज ही करेगा। आपको लगता है कि जो रिपोर्टिंग होती है इन सब बातों की, वो अब ऐसी होने लगी है क्लिक बेट, कि कुछ ऐसा बोला गया है कि जो मतलब हिंदू मुस्लिम सेम डीएनए, जब ऐसी बातें आती हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो आरएसएस का बेस है उसको राइल करने की कोशिश है। नहीं देखिए, ऐसा है कि हम जब चर्चा करते हैं जनरली चर्चा रीजनेबल होनी चाहिए। इन दोनों बिकॉज ऑफ द एक हंगर टू गेट इजी फेम, आप शब्द के बाहर निकाल के शब्द को पकड़ के उसको टॉन्ट बनाते हो, रिडिकुल बनाते हो, आप लोगों को भड़काते हो, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। हिंदू समाज को 96 साल की तपस्या के बाद में एक जगह लाने का एक संघ ने बहुत बड़ा काम किया। कॉन्शियसनेस यहाँ तक आई है कि ऐसे खुद को अति हिंदुत्ववादी समझने वाले, कुछ सुनने वालों को ऐसे लोग मिल रहे हैं। नेचुरली अब जागृति है, कुछ लोग ज़्यादा जागृत हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा वो एक्साइट हो गए हैं। उनको लगता है अभी 800 साल का जो अन्याय अभी हम आज के आज दूर कर दें, आज के आज तलवारें निकल पड़े, ऐसे लोग होंगे। लेकिन सर्वसाधारण तौर पे कॉन्शियसनेस आई है कि आज वो आरएसएस की किताबें बिक रही हैं, इतिहास बिक रहा है, सावरकर की किताबें बिक रही हैं, लिखी जा रही हैं, क्योंकि समाज में कॉन्शियसनेस ये आसान नहीं है। पिछले 96 साल की तपस्या है। उस तपस्या के कंधे पे आज समाज यहाँ तक पहुँचा। उस कंधे पे सवार होकर उसी शक्ति को आप चैलेंज करना चाहते हैं, उसको आप रिडिक्यूल करना चाहते हो, तो इट्स योर लिबर्टी। लेकिन मेरा प्रश्न होता है कि जो ये कह रहे हैं कि ये अब तुमको पता नहीं मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान कभी सुधर नहीं सकते, भाषा अपने आप में ठीक है। जैसे कॉर्नर डल्स ने कहा था एक बार कि भाई ही इज़ अ गुड मुस्लिम नहीं है, ही इज़ अ गुड मुस्लिम डिस्पाइट बीइंग अ मुस्लिम। अब ये आप ऐसे ही बात करें या आप कहें कि नहीं भी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हम ठीक है पैदाइशी तौर पर मुसलमान हो गए, हम धर्म नहीं बदलेंगे, लेकिन ये बातें कुछ है समय के बाहर है। आज पढ़ा लिखा मुसलमान अनईजी होता है, लेकिन अस्वीकार करेगा तो उसका समाज में रहना मुश्किल है। जैसे एक बार बात चलते चलते तारिक फतेह ने कहा था कि क्यों, मैंने कहा क्यों ऐसे खुल के ये नहीं बोलते, बोले उनको लड़कियों की शादी करनी है। पंजाबी में कहा था मुझे, विच मीन्स दैट आपको उसी समाज में रहना, उसी समाज से जुड़े रहना है। तो डर के हमारे बहुत लोग बोलते नहीं। जो बहुत आगे निकल गए वो तो बिकिनी भी पहनते हैं, वो अपने क्लब में भी जाते हैं, दारू भी ओपनली पीते हैं। वो जिन्ना जैसे ये लोग हैं जिनको हमने बहुत बड़ा मुस्लिम नेता बनाया। तो ऐसे लोग जो हैं वो तो समाज से दूर हो जाते हैं कि भाई हमको इस पचड़े में नहीं पड़ना। कुछ साइलेंट रहते हैं। जो ऐसे साइलेंट रहते हैं कि जिनको लगता है कि नहीं इसमें से बाहर आना चाहिए, उनको कोई जगह मिलनी चाहिए नहीं चाहिए कि हम उनको हम धकेल देंगे नरक में, जिस नरक में आज उनको महसूस हो रहा है कि हम ये सही नहीं हो रहा, तो उनके लिए दरवाज़ा खुला रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जो कहते हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों को तुम नहीं समझ पाते, ऐसे ही हैं, इनका इलाज नहीं हो सकता, तुम गलत बोल रहे हो, तो उनका इलाज उनके पास क्या है? कोई बोल दे, मैं नहीं बोलूँगा। 3 इलाज हैं कि आप तो उनको अपनी शक्ति के आधार पे एब्जॉर्ब करें, जो नहीं होना चाहता उसको आने वाला समय देख लेगा, कैसे देखेगा मैं आज नहीं कह सकता हूँ। दूसरा है कि आप उनको तलवार से काट डालोगे। तीसरा है कि आप कहोगे समुद्र पाकिस्तान भेज दोगे। आप क्या सोल्यूशन, क्या और कोई सोल्यूशन है? ये सोल्यूशन है। इसमें कौन सा सोल्यूशन आप लागू करोगे मुझे बताओ। डेमोक्रेटिक हिंदू सोसाइटी जो इस तरह के बेसिकली वायलेंट नेचर के अगेंस्ट है। उदयपुर के अंदर जब कन्हैया लाल को मारा, 10-12 लोग थे उस दुकान के अंदर, बचाने वाला एक ही था, ठीक है, बाकी लोग भाग गए। सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हैं, लाखों लोग आते हैं। फॉर प्रोटेस्ट होते हैं, कितने आते हैं? हजारों में आते हैं। तो हिंदू समाज का स्वभाव क्या है, उस स्वभाव को समझते हिंदू समाज को जागृत करना है। संघ ने बहुत सालों से, कई पीढ़ियों से देखा है, जो इस तरह के वातावरण का फ़ायदा उठा के अब ऐसी भड़काऊ बात करते हैं, वो अपनी जगह बात कर रहे हैं, वो भी स्वीकार्य हो सकती है, लेकिन एक लिमिट के बाहर। मुझे इसमें सोल्यूशन क्या बताइए? ये 3 सोल्यूशन, कुछ और अगर सोल्यूशन है कि उनको ब्रेन वॉश करना है, उनको घर वापसी करनी, घर वापसी कैसे करेंगे? हम ये कह रहे हैं कि आपका तो निकृष्ट धर्म है, निकम्मा है, कि बदल ही नहीं सकते, तुम तो हमेशा दगाई दोगे, ये सब भाषा का उपयोग करेंगे तो घर वापसी कैसे होगी? वो तो वही हुआ ना कि जैसे उद्धव ठाकरे के लोग कहते रहे तुमको हम देख लेंगे, तुम नालायक हो, तुमने धोखा दिया, लेकिन तुम हमारे भाई हो, तुम हमको वापस लाएंगे। सो इफ़ यू हैव टू ब्रिंग देम बैक बाय घर वापसी, तो उस तो भी ट्रस्ट लेना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा वी आर ओपन टू योर आइडियाज़। तो जो ऐसा कहते हैं उनसे भी कभी इंटर कर पूछो उनके इलाज क्या है। लेकिन क्या ये स्ट्रेटजी आपको लग रहा है कि, क्योंकि ये तो पता है 100 साल से पता है, बार बार ऐसा होता रहता है, लेकिन कोई बदलाव आता नहीं है? देखिए, मैंने वही कहा कि जब समाज संगठित शक्तिशाली दिखता है तो लोगों की भाषा बदलती है, लोगों का सोच बदलती है। परसों एक मौलाना ने कहा कि काफ़ी शब्द निकाल देना चाहिए। उनकी सभा हुई है इंटरनेशनल या नेशनल, मैं एग्जैक्ट अभी आज ही देख रहा था कि काफ़ी शब्द निकाल देना चाहिए। ये मौलाना अपनी मीटिंग में कह रहे हैं।
इंडोनेशिया के अंदर एक बॉडी है, मैं जल्दी में, मुझे पता नहीं था आप इंटरव्यू लोगे, वो बॉडी का एक प्रमुख है जो 70 या 90 साल से उनका यही काम है कि यहाँ पर इस्लाम फैनेटिक ना बने, इसके लिए एक बॉडी है। और हर जगह वहाँ का कन्वर्सेशन कैसा, इंटरेक्शन कैसा, उसके ऊपर नज़र रखते हैं और ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोगों को आइसोलेट करते हैं। ऐसी बॉडी इंडोनेशिया में है, ऐसी भारत में बन सकती है क्या? सो व्हेन आई से फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, नोइंग दैट दे हैव नोवेयर टू गो बट टू कम टू द हिंदू सोसाइटी, वांट टू लिव हैप्पीली, ये ऑप्शन है। उनको ज़बरदस्ती गांधी की तरह नहीं, मोपला ने जो किया वो तो अपना धर्म पालन कर रहे थे, ऐसा एटीट्यूड नहीं है। दैट वॉज एन एटीट्यूड वेयर द थॉट कि भाई इनके बिना हमको आज़ादी मिल ही नहीं सकती। सावरकर ने कहा था विद यू, विदाउट यू और इंस्पाइट ऑफ यू, दिस इज़ द राइट अप्रोच। वो अप्रोच आ भी वही है, वो बदली नहीं है। पर विद यू के जो लगाना चाहते हैं उनको साथ में लेना है, लेकिन उसके लिए उनके गलत काम को कभी जस्टिफाई नहीं करना। आज तक संघ ने जस्टिफाई नहीं किया कोई भी गलत काम को किसी भी कम्युनिटी के। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी परेशान है। मेरे पास लोग आए कि भाई ये लव जिहाद बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, इसके ऊपर कार्यक्रम करना। मैंने लव जिहाद के ऊपर यूट्यूब भी किया। उनको ध्यान में आ रहा है कि ये समाज जो है हमें तंग कर रहा है, केरल के अंदर है, बाकी जगह भी हो रहा है, तो हमें खाम का दुश्मनी क्यों रखनी हिंदू समाज से, उनकी बात समझनी चाहिए। सो व्हेन यू आर अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, पीपल कम टू यू टू फाइंड कि भी कैसे हम पीसफुली रह सकते हैं। वो पोजीशन समझनी चाहिए। उसके अंदर हिंदू समाज इकट्ठा, उसके अंदर भ्रम पैदा करो, संघ तुम्हारे विरुद्ध कर रहा है, वो गलत चल रहा है, हम तुम्हारे लिए सही करें। करने वालों ने कभी संगठन खड़ा किया है क्या? राजस्थान के अंदर पिछले 5 सालों में पता नहीं कितने दंगे, मेरा ख्याल है मैक्सिमम दंगे राजस्थान में। आप तो जर्नलिज्म कर चुके हो, पता है। कोई कुछ नहीं किया किसी ने। जो बड़ी बड़ी बात करते हैं उन्होंने भी नीचे से कोई रिपोर्टिंग नहीं की, उन्होंने किसी किस्म का वहाँ पर सोशल एक्टिविज्म नहीं दिखाया। सो ग्राउंड पे काम करना और स्टूडियो में बैठ के बात करना। और क्योंकि सोशल मीडिया कोविड के समय बड़ा सक्सेसफुल था, उसके अंदर कई बड़े बड़े स्टार बन गए, उसमें और ज़मीन पे काम करने में बहुत फ़र्क है। मैंने बचपन से काम किया, इसलिए मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि जिन इलाकों में आप जाते हो, जहाँ आप काम करते हो, उस गलियों में जाते हो, आपको पता चलता है कि होता क्या है। किस इलाकों में पुलिस भी घुस नहीं सकती। ये तो सेक्युलरिज्म के ज़माने में हो ना। आज अगर यूपी के अंदर वही पुलिस डंडे चलाती है विदाउट लुकिंग एट रिलीजन ऑफ द पर्सन, वही पुलिस है। जो पुलिस पहले दुम दबा के भागती थी, आपको आरएफ बुलाना पड़ता था। तो जब समाज बदलता है तो सब कुछ बदलता है। ये संघ की दृढ़ता है। लेकिन जो इस तरीके की बातें होती हैं, सेम डीएनए और ये सब तमाम तरीके की बातें, वो जब कंफर्म हो जाती हैं, जब एप्रीहेंशंस हैं हिंदू समाज की, जो लोग आप कह रहे हैं कि ज़्यादा हिंदू हो गए हैं जागृत, जब बिहेडिंग नहीं कहेंगे उसको, लिंचिंग कहेंगे, जो पंजाब में हुआ, उसके बाद आरएसएस ने इशू किया था स्टेटमेंट। और आरएसएस के स्टेटमेंट बहुत प्रेशियस होते हैं इन द सेंस कि वो बहुत कम होते हैं। कभी कभी वो कमेंट करते हैं, पब्लिकली इशू करते हैं स्टेटमेंट ऑफिशियल। उस मुद्दे पे उन्होंने किया लिंचिंग, बहुत हिंदुओं की भी लिंचिंग हुई, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अभी नुपुर शर्मा का इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, कल सुप्रीम कोर्ट में जो बवाल हुआ है, इस तरीके से जस्टिफाई किया गया है, विक्टिम ब्लेमिंग हुई है कि जो व्यक्ति टारगेट पे है, जिसको कभी भी मारा जा सकता है, आप उसको कह रहे हैं कि उसी ने आग लगाई है, जबकि जो मार रहा है उसके बारे में आपका कोई विचार नहीं है। तो जब इस तरीके की बातें होती हैं तो वो थोड़ी बात ऐसी आ जाती है कि क्या हो रहा है, संघ क्या कहाँ जा रहा है। एक विश्व हिंदू परिषद ने स्टेटमेंट दी बड़ी स्ट्रांग, 2 दिन 3 दिन लगातार दिया। बजरंग दल ने सब जगह जुलूस निकाला है। तो संघ प्रेरित जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना काम कर रहे हैं। वो ठीक है, संघ हाँ, तो वो भी संघ से ही प्रेरित है ना। प्रेरित है, अगर लेकिन संघ नहीं कहता तो स्टेटमेंट नहीं आती, आपको ही पता है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल लोग कर रहा है और संघ के स्वयंसेवक साथ में कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो पब्लिक में है वो भी ओपनली बोल रहे हैं, तो हम भी वही संघ की बात कर रहे हैं। ये बात तो उसमें भी हो सकती थी ना, लिंचिंग में। हाँ, मैं पंजाब में जो लिंचिंग हुई उसके खिलाफ जब बोला, जिसकी लिंचिंग हुई वो विक्टिम है, आप उसके खिलाफ उसके बारे में सहानुभूति भी नहीं कर रहे हो कि उसको गलत मारा गया, आप ये भी नहीं बोल पा रहे हो। आप तो उल्टा ये कह रहे हो कि ये नहीं होनी चाहिए बेअदबी, जो ठीक बात है, लेकिन आप कम से कम एक लाइन तो लिखो सांत्वना की कि ऐसे नहीं मारना चाहिए लोगों को। लेकिन आप अपने जो लोग हैं उनके लिए आप ये नहीं कर रहे हो, तो ये अपीजमेंट वाली भी बात आ जाती है ना। देखिए, मैंने स्टेटमेंट देखी नहीं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगर है तो उसकी मैं शब्द देखना चाहूँगा एग्जैक्टली क्या शब्द थे। लेकिन हिंदू और सिख अलग ना हो, इसके लिए संघ ने बहुत कीमत चुकाई है। इसके कारण लगातार
अकाली दल और खालिस्तानी इसलिए संघ के ऊपर बहुत विरोध करते हैं। इनफैक्ट किसी भी सिख को, किसी भी संघ वाले को गुरुद्वारे में लाने को बैन है, और किसी भी सिख को संघ से बात करना बैन है। उसको लोग बिल्कुल कड़क सजा देते हैं, इन द फैक्ट डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कैसे भी आइसोलेट करते हैं, तनखैया भी बोल देते हैं। ये सब हुआ है। और पिछले जो खालिस्तान के एजिटेशन के समय जो लगातार 10 साल उन्होंने उसका विरोध किया इस डिवीज़न का, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुका है। और वो लाइन कभी बदलेंगे नहीं इस बारे में। कैसे समझाना बदल सकता है। तो ये स्टेटमेंट उस लाइट में है कि हम वो उसको डिवाइड को बढ़ने दें या उसको बढ़ावा दें, जिस कारण से उन्होंने ऐसा किया। आई डोंट नो, आई हैव नॉट रेड द स्टेटमेंट अनफॉर्चुनेटली। मैं ध्यान रखता हूँ कहीं छूट गई होगी, लेकिन ओवरसाइट भी हो सकती है। लेकिन उसको स्टेटमेंट को पढ़ के मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं। खुद वहाँ के अभी पिछले दिनों में इतने मरे, संघ के 2-3 लोग मरे हैं। तो नेचुरली उस समय भी जब मरे थे तब क्लियर कट था कि भाई इसके विरुद्ध नहीं बोलना, सिख समाज के विरुद्ध, क्योंकि यही वो चाहते हैं। इसके कारण उस समय बहुत कंट्रोलर का अपने आप पे। मैं उन दिनों जाता था पंजाब में, वो सारे दौरान मेरा व्यापार भी था, मैं रेगुलर जाता था, हर 3 महीने में वहाँ के हालात देखता था, सब कुछ सहन किया। लेकिन सिख समाज के मन में हिंदू समाज के प्रति जो एक द्वेष हो सकता है या विरोध हो सकता है, नहीं होने देना, ऐसी स्टेटमेंट बहुत कंट्रोल करना, ये मुख्य कारण था। तो वही कारण अब रहा होगा अगर मैं स्टेटमेंट देखूंगा तो। लेकिन आप कहेंगे नहीं तो सबको सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपीसमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा ठीक बात है। हाँ। वो स्टेटमेंट मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें एक बात हो सकती है, हो सकता है, मैं पढ़ूंगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्टेटमेंट चलो उसमें थोड़ी गलती थी, वो हो सकती थी ठीक। लेकिन अभी तो बोल सकते हैं, संघ खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट दे सकता है कि आप। मैं तो मानता हूँ कि इस विषय में वीएचपी बजरंग दल जो कर रहा है वो ऑफिशियली संघ का सपोर्ट है, मैं मानता हूँ। इसलिए उसके लिए संघ ने भी कहना चाहिए। हो सकता है संघ कहे आज नहीं तो कल, लेकिन वो ऑलरेडी रिएक्शन तो दे दिया है। तो हम कहें कि रिएक्शन नहीं दिया, ऐसा नहीं है, और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। तो वो आप मान के चलना चाहिए। अगर आप एक तरफ कहते हैं सर एक साथ है, तो एक साथ तो है ही, और वो इंस्पिरेशन तो वही है, और उसके बिना तो कहेंगे नहीं वो। तो कह रहे हैं, सड़क पे उतरे हैं, ये भी बात सच है। तो उसका मतलब उनको कहा है कि आप रिस्पेक्ट करो, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने कहा, और सब लोग कहते हैं जो संघ से जुड़े हैं, कि समाज के अंदर काम करते हैं। संघ जो है समाज के साथ काम करता है। और क्या आप जो कह रहे हैं, एक और बात मैं जोड़ूंगा कि संघ ने कभी पॉपुलिस्ट लाइन ली नहीं है। अगर आप मेरी ये किताब पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, उसके आप देखेंगे कॉन्ट्ररी टू द मेन स्ट्रीम थॉट संघ ने स्टैंड लिया 1925 से ऑनवर्ड्स। उसमें पॉपुलर जो भी स्टैंड था उसके अगेंस्ट गए हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो पार्टीशन का मुद्दा हो। विश्वास रखा है सरकार के चाहिए वहाँ खड़े रहे, लेकिन अदरवाइज जहाँ उनको लगा कि विषय गलत है, विषय दृढ़ता से रखा है। मैंने 3 विषय चुने थे, पंजाब, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में, सब जगह नजर आता है। तो अगर आपको समाज को लीड करना है तो जो अप्रिय लगती है वो बात भी कभी ना कभी बोलनी पड़ती है। बिल्कुल। और बोलते हैं समाज को संभाल के रखना, बिखरने नहीं देना, भी आवश्यक है। नहीं थी शक्ति ज़्यादा तब भी यही स्टैंड था, आज भी वही है। तो उसको आप कैसे देखते हैं उसके ऊपर है, लेकिन समाज को भटकने नहीं देना। अगर वातावरण गर्म हो रहा है तो गर्म होने से रोकना, और सोबर रहना, अपना विषय छोड़ना नहीं। ये इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। लेकिन उसके कारण किसी को छूट दे रहे हैं, ये मानना बिल्कुल गलत है। जैसे मैंने कहा, वो जो सावरकर की स्टेटमेंट याद रखिए, विद यू, विदाउट यू और इन स्पाइट ऑफ यू। वही हिंदुत्व आरएसएस का भी है। हाँ, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि सावरकर की सारी बातें हमेशा संघ ने मानी नहीं, लेकिन वो जो वाक्य है, उस वाक्य को मैं आज मानता हूँ कि आज की परिस्थिति में फिट होता हूँ। तो जो ये समाज में काम करने की जो संघ की बात है, अब लगभग 100 साल हो ही जाएंगे 25 में। 3 साल बचे हैं, 97 साल हो गए। तो क्या इस जर्नी को कहेंगे कि संघ ने समाज के साथ आगे चल के काम किया है? क्या उसको लीडरशिप प्रोवाइड की है, या एक फॉलोवर के तरीके से किया है कि जो समाज जिस दिशा में चल रहा है उसको डायरेक्शन देने की बजाय उसके साथ साथ चलना है, कि जो वहाँ पे जो इश्यूज हैं, जो वहाँ पे वो है, उनके साथ ही वही व्यूज़ रखने हैं, ताकि समाज से भिन्न ना हो। क्योंकि अगर समाज से भिन्न होंगे तो फिर वो काम भी नहीं कर पाएंगे आप। तो क्या इसमें क्या है, एक लीडरशिप रोल है या एक फॉलोवर का रोल है? देखिए, आपको मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जो समाज कहता है, पॉपुलिस्ट की बात करता है, उसी को मान लेना, ऐसा कभी संघ ने किया नहीं। समाज को दिशा देने का ही काम किया है। और अगर आप नैरेटिव चेंज हुआ है तो डेफिनेटली जो समाज मानता था कि जो नेहरू चाचा कहते हैं वही सही है, सेक्युलरिज्म सही रास्ता है, हम गुड बॉय हैं, कभी भी इसके विरुद्ध नहीं जाएंगे, सभी हमारे भाई हैं, और जो गलत होगा उसको स्वीकार करेंगे, ये समाज की वृत्ति जो थी, जो उस समय नेहरूवियन उसमें आई थी, उसको धीरे धीरे इतिहास इतना हमारे घोल घोल के पिलाया गया, तो भी उसमें से बाहर लाने का काम किसने किया? नैरेटिव चेंज करने का काम किसने किया?
तो डेफिनेटली लीडरशिप दी ना। अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर 70 साल मेहनत करके यहाँ तक लाए कि आज ग्राह्यता बनी वहाँ पर इस विचार की कि हम भारत के अंग हैं, अगर जम्मू कश्मीर में यहाँ तक विषय लाए कि 370 और 35 से गया, लगातार उसके पीछे पड़े रहे, तो ये जो एक ग्राह्यता बनानी विषय बढ़ाकर, चाहे वो राम मंदिर जिसके आने लोग भूल चुके थे, तो ये सारा विषय जो खड़ा करना है वो विषय लीडरशिप ही होती है। लेकिन लीडरशिप लोगों को साथ लेके उनके स्वभाव को समझते हुए, समाज की वृत्ति को समझते हुए उसको एक दिशा देना और विचार को धीरे धीरे बदलना। बिकॉज इन द ग्राउंड व्हेन यू हैव इनफ कोर पीपल हु विल स्पीक दिस, द लार्जर समाज चेंज होता है। कभी भी समाज में बदलाव सारे लोग जुड़ते हैं वो नहीं होता। तो आज अगर अलग अलग लोग भी संघ की बात करते हैं, या जैसे ऐसे लोग हैं जो कि संघ में गए नहीं, आज हिंदुत्व की बात करते हैं, इतिहास के पुनर्लेखन की बात करते हैं। पहले जो संघ पे हमला होता था, मुझे याद है 2008 के सेफ्रन टेरर के समय हम आइसोलेटेड थे। आज जब हमला होता है तो आपको पैनल्स के ऊपर, टीवी के ऊपर लिखे मैंने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका संघ से कोई संबंध ही नहीं है। सो दिस इज द मूवमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। पीपल आर नॉट इन संघ बट दे आर विद संघ। ये जो बहुत बड़ा एक बदलाव बहाव में आया है, वो बहाव इतने सालों की मेहनत और लीडरशिप देने के कारण है। नहीं तो मैं आज के सामने क्यों आज बैठा था मैं आपके सामने। या ऐसे लोग जो भी मुझे मिलते हैं, जो मुझे याद है टीवी डिबेट पे जाता था शुरू में, बोलते रहे संघ के लोग इतने रीजनेबल होते हैं। यानी ऐसी इमेज थी कि संघ के लोग अनरीजनेबल ही होते हैं, इनको अकल नहीं होती, दिमाग नहीं होता, सिर पे सींग होते हैं। सन 2000 के अंदर विश्व संघ शिविर था जिसका मैं प्रमुख था अरेंजमेंट का। तो हम वहाँ के जर्नलिस्ट को लेकर गए और सबको दिखाया कि ये केशव सृष्टि का परिसर है, रामभाव मार्गी वहीं पर है और इस तरह का हम यहाँ होने वाला लोग सब उनको बताया। तो एक जो यंग लड़की थी जर्नलिस्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया की थी, ओह आई डिडंट नो संघ डज ऑल दिस एंड आरएसएस इज यू नो दिस टाइम। तो मैंने कहा तुझे क्या लगा, वो सिर पे सींग होंगे यार, ऐसे कुछ पहन के बैठोगे, भगवा सिर पे सींग होगा, था मुझे ऐसे ही लगा। सो दिस इज द इम्प्रेशन दैट वाज अबाउट संघ। आज अगर उसको नहीं मानने वाले इतनी संख्या में खड़े हो गए कि संघ को सपोर्ट कर रहे हैं और संघ को अपना मान के क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, आप कर सकते हैं क्रिटिसाइज। मेरा विरोध क्रिटिसिज्म को नहीं है, मैंने शुरू से कहा है, जो मेरे मित्र हैं उनको भी कहा है, आप क्रिटिसाइज करिए, लेकिन जिस मूवमेंट को यहाँ तक समाज को लाए उसको रेडिक्यूल करें। उनका इनको अकल ही नहीं है। तो भैया 4 जनरेशन जिन्होंने गला दी यहाँ तक लाने के लिए, उनको अकल नहीं है। जिन्होंने जीवन दे दिया सब कुछ छोड़ के, उनको अकल नहीं है, मानना तो गलत है। सारा नैरेटिव चेंज हो गया भारत का, इंडिया से भारत बन रहा है, सही है। और आज ऐसे लोग हैं जिनको अपनी डायरेक्शन बदलने के लिए बड़ी बड़ी किताबें लिखनी पड़ रही हैं कि उन्होंने वो वहाँ से कूद के इस तरफ आना, इसके लिए बड़ी बड़ी किताबें लिख रहे हैं लोग। और आके मिल रहे हैं, मुझे लोग मिलते हैं, मेरे पिताजी संघ में थे, मेरे चाचा थे, मेरे ताऊ थे, सब तरह के लोग मिलते हैं मुझे। कहाँ थे पहले? तो ये जो बदलाव आया है इसके लिए क्रिटिसाइज करिए। मैं भी प्राइवेटली करता हूँ अपने संगठन में, मुझे भी लगता है ठीक नहीं है, मैं बताता और सुनते हैं, मतलब करें नहीं करें, लेकिन वो सुन के बोलते हैं हाँ भैया तुम्हारी बात हमने सुनी। और बाहर वाले भी क्रिटिसाइज। और मैं ये कहता हूँ कि जो संघ नहीं कर पाता, संघ ने कभी नहीं कहा कि हमारे मोनोपोली है, सब कुछ हम ही करेंगे। करने के लिए इतने संगठन बने, नए नए संगठन बने, जहाँ भी लगा कमी है, एक आदमी बाहर निकला, उसने अपना संगठन खड़ा कर दिया। और ये तो पूरा इतिहास रहा है संघ का कि इतने सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस बने नेचुरली खड़े हुए हैं। एबीपी का जन्म क्या है कि संघ बंधा, सारे यंग लोग थे, एवरेज एज संघ की 25-26 साल थी। बाड़ा साहब देहरा जब बैन के विरुद्ध लड़े, उनकी उम्र 28 या 27 साल थी। इस उम्र के लीडर थे। उनको लगा क्या करें, चलो जी कॉलेज में मिलते हैं। दिल्ली के कॉलेज में मिलना शुरू किया। उसमें वेद नंदा जो यूएसए में है, उन्होंने शुरू किया। अभी 1 साल चलता रहा, बोले तो चल गया, इसको भी दिशा देनी चाहिए। तो नाम रखा गया, दत्तोपंत ठेंगड़ी को साथ में जोड़ा गया और कई कार्यकर्ता जोड़े और एबीपी बना। ऐसे ही एक एक करके इवॉल्व होते गए। एक जो कुछ ऐसा नहीं था कि प्लानिंग से सब कुछ किया ना, है। बिल्कुल, जिसको जो लगा उसने काम शुरू किया ऑर्गेनिकली सब कुछ। 1949 में जब ये बैन उठा, उस समय क्या करना है इसके ऊपर बहुत बहस चली। और महाराष्ट्र के लोग तो बहुत तर्कवादी होते हैं, मैक्सिमम महाराष्ट्र में हुआ। तो अभी संघ की आवश्यकता नहीं, देश आज़ाद हो गया, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए और हमको कुछ समाज सेवा करनी चाहिए, समरसता के लिए काम करनी चाहिए। करते करते कई कार्यकर्ता छोड़ गए। उन्होंने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए, जिनको बाद में कई सालों बाद उनको वापस संघ में जोड़ा गया और वो बोले हम संघ के ही हैं। ऐसे लोगों ने अपने अपने काम शुरू किए। जो जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्टली जिसके अंदर गुरुजी इन्वॉल्व थे, दैट वाज विश्व हिंदू परिषद। कि हिंदू समाज को रिलीजियस एंगल पे रिफॉर्म करना है और उसको जोड़ना है, सबको इकट्ठे समाज के लिए काम करने के लिए संतों महंतों को भी लगाना है। और जो रेजोल्यूशन पास हुआ कि हिंदू सहोदरा और हम सब एक ही माँ के बच्चे और हमारे अंदर हिंदू न पतितो भवेत, ये रिवोल्यूशनरी बात उन्होंने शंकराचार्य से कहलवाई। उसके बाद उन्होंने उनको काम करने दिया, लेकिन उस स्टेज पर लाने में गुरुजी खुद सब जगह गए थे। उसके अलावा सारे संगठन आवश्यकता अनुसार, समय के अनुसार बने।
भारतीय मजदूर संघ भी समय के अनुसार बना, और वो जाके उन्होंने पहले कांग्रेस यूनियन में काम किया दत्तोपंत ने। उसके अंदर फिलॉसफी की ज़रूरत है, तो 1960 के आसपास गुरुजी ने कहा भाई ये फिलॉसफी जो है कैपिटलिज्म कम्युनिज्म तो अलग है, हमारा एक रास्ता होना चाहिए। तो दीनदयाल उपाध्याय ने उसके ऊपर एक क्रिटिकल ह्यूमनिज्म की बात, फिलॉसफी की बात की, जो खुद चले गए लेकिन आगे इवॉल्व हुई, जिसको मोदी जी आज ही फॉलो कर रहे हैं। तो हर चीज़ अपने हिसाब से इवॉल्व हुई। जिसको लगा कम है, तो मैं कहता हूँ जो संघ में नहीं है उनको लगता है कि ये काम होना चाहिए, संघ नहीं करा, आप करिए, क्रिटिसाइज, डू योर ओन वे। संघ ने कई जगह ऐसा किया कि कोई काम कर रहा है उसको भी सपोर्ट किया, संघ करनी हो तो भी सपोर्ट किया, बहुत जगह। और ये बात 1975 के आसपास दत्तोपंत ने कही थी कि आने वाला सब, जब उनको कहा किसी तरुण कार्यकर्ता ने कि बड़ा निराशा है, ये तो इंदिरा जी क्या कर रही हैं, सब बंद हो गए जेल में, तो ऐसे ही चलेगा, देश का क्या होगा। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, कालचक्र है, हिंदुत्व विजयी होगा, भारत बिल्कुल विश्वगुरु बनेगा और सारा समाज इकट्ठा आएगा, सारी सज्जन शक्तियाँ इकट्ठी आएंगी। तो उन्होंने कहा कि सज्जन शक्तियों को लीड करेगा संघ, तरुण था जिसने कहा। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको जोड़ने का काम करेगा समाज, स्वयं सारी सज्जन शक्तियाँ इकट्ठा आएंगी, केवल उनको इकट्ठा लाने का काम संघ करेगा। ये 1975 में उन्होंने कहा था। तो ये दिस इज इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज। सो जो जिसमें जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। कई संघ से निकल के उनके संगठन अलग चल रहे हैं, कई वापस जुड़ गए हैं, कईयों ने अपना अपना काम शुरू किया है। और जैसे उदाहरण के तौर पे शोलापुर में एक भटके विमुक्त परिषद बनी, जो एक प्रचारक ने एक बस स्टॉप पे एक छोटी सी बच्ची, नवजात बच्ची को अबेंडन देखा। वो उस जनजाति की थी जिसको हम कहते हैं कि ठगी की कही जाती है, मतलब अंग्रेजों ने ठप्पे लगा दिए थे। उस जाति की बच्ची को छोड़ गया, उसको उन्होंने पालना शुरू किया। प्रचारक थे, शादीशुदा नहीं थे, आज भी हैं, प्रमुणे करके। उन्होंने काम करते 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 वहाँ पर पूरा एक काम खड़ा किया भटके विमुक्त जाति परिषद का, जिसके अंदर आज पहली बार, पिछले 10 साल की बात है, जब वहाँ पर पहली बार कोई बच्चा एसएससी हुआ। मैं वहाँ गया था तो वहाँ पर एक माँ बड़ा चिल्ला रही थी, औरत। मैंने कहा अभी चिल्ला के, अरे बच्चों के कार्यक्रम चल रहे थे बड़े जोर शोर से, महाशिवरात्रि पे डांस कर रहे थे, सब कर रहे थे, वही बच्चे उनके। तो मैंने कहा क्या है, क्यों बोल रही है इतना? तो बोली नहीं, ये अभी जेल से छूट के, बोलते मेरे बच्चों के सब सिखाओगे तो चोरी कौन करेगा। उस समाज के अंदर काम खड़ा किया। आज उसकी एक बच्ची आज पुणे के अंदर बीजेपी की नगर सेविका है, और कई अच्छे अच्छे कामों में लगे हैं। तो ऐसे काम अपने आप खड़े होते हैं। तो जो भी क्रिटिसाइज करते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू स्टार्ट देयर ओन वे, मोस्ट वेलकम टू क्रिएट न्यू इंटेलेक्चुअल कैपिटल, एंड देन संघ विल सपोर्ट। लेकिन संघ के अंदर जितना टैलेंट हो, जितने लोग हैं, उतने काम जुड़ेंगे ना। मुझे किसी ने नहीं कहा था संघ पे किताब लिखो, मेरी इच्छा जागी कि संघ के बारे में लोगों को बताऊं, मैं लिखने लग गया। क्या उसका संघ के अंदर जो आपका ये प्रयास था किताब लिखने का, वो पॉजिटिवली देखा जाता है या नेगेटिवली? बिल्कुल पॉजिटिवली। यार किसी ने मुझे आज तक टोका नहीं कि अगर मैंने क्रिटिसाइज़ भी किया संघ को, तो किसी ने कहा नहीं क्या ज़रूरत थी, क्रिटिसाइज़ क्यों किया। आर्टिकल लिखता हूँ, कोई नहीं पूछता तुमने क्यों किया। स्वागत है, बिल्कुल स्वागत करते हैं। तो ये भी जब मैंने थीसिस लिखा, उन्होंने कोई दखल नहीं दी, थीसिस लिखा कि तुमने ये लिखा कि नहीं वो लिखा, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि एक हेजिटेंसी रही है संघ की कि हमको ज़्यादा अपने आप का काम का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, या बाहर लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ये बदल गया, संघ ये बदला है 1990 में। यानी आप सोचिए कि 1950 के बाद 40 साल बाद प्रचार विभाग पहली बार बना। ध्यान में है कि लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं तुम गालियाँ पड़ती रहेंगी। गुरुजी ने क्या नहीं किया था कि उस समय इतना विरोध था, और नेहरू जी ने इतना बदनाम किया हुआ था कि अगर उनको उत्तर देने बैठते, इतनी पावरफुल नेहरू की उस समय गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की थी, तो उस झगड़े में पड़ जाते और कुचलने के प्रयास होते। तो चुपचाप पहले काम करो, आपके काम को देख के लोग आपके बारे में सोचना आप लोगों का बदलेगा। ये गुरुजी का मत था उस समय। तो चुपचाप काम करते रहे, गालियां खाते रहे। उसका नुकसान ये हुआ कि लोगों ने परमानेंट ठप्पा लगा दिया कि कम्युनल, फाशिस्ट वगैरह। लेकिन 1990 के बाद में धीरे धीरे बदला है। स्वभाव बदला नहीं है, अपने बारे में ज़्यादा नहीं बताना, लेकिन ये कहा गया कि जो समाचार है वो दो, बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, और जो सही है बताओ, और जो अच्छा काम करे उनका भी प्रचार करो। तो अगर सेवा गाथा नाम की साइट चलती है, सारे संकेत नहीं, सारे सेवा कार्य होते हैं, औरों के भी होते हैं। हमारे कहीं काम चल रहा था, हम जाके पूछते हैं कुछ मदद चाहिए क्या, तो वो अप्रोच है। ये जो एक सबसे बड़ा जो काम है कि चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे ट्राइबल एरियाज हों, वहाँ पे संघ का जो काम, जो लोग वहाँ पे जाते हैं, पूरा पूरा जीवन अपना खपा देते हैं वहाँ पे। ऐसे ऐसे लोग हैं कि उन्होंने और कुछ, मतलब उनके लिए कुछ जीवन में है ही नहीं, बस वहीं पे या उसी समाज के साथ काम करते हैं, उसी के साथ रहते हैं, वहाँ पे समर्पित हैं। इसमें कैसे उनका अप्रोच रहता है, क्योंकि वो जो ट्रेडिशंस वो फॉलो कर रहे हैं, और जो हिंदू समाज है, मेन स्ट्रीम हिंदू समाज,
जो हम लोग हैं शहरों में, गाँव में, उनके बीच में जो समन्वय का काम है वो कैसे संपन्न होता है? वो कैसे मैनेज करते हैं उसको? कॉन्ट्राडिक्शंस जो हैं उनको कैसे किया जाता है? देखिए, एक बार आपने मान लिया है कि माता पृथ्वी और हम उसके बच्चे हैं, सब एक ही हैं, और आपने मान लिया कि हम सारे समाज एक ही है, और अपने पुरातन सारे काल को देखेंगे तो सारा नॉर्थ ईस्ट भी हमसे जुड़ा हुआ है। जिनका जब ट्राइबल कहते हैं उसकी महाभारत के अंदर सारी उसकी बातें हैं। नेचुरली वो सारा भारत के बारे में मुनियों को पता था, ट्राइब्स को पता था। ट्राइब्स कहते हैं कि रुक्मिणी हमारी थी, वो कहते हैं कि यह घटोत्कच हमारा था। ये वहाँ के लोग आज भी मानते हैं। त्रिपुरा के अंदर कोई स्कॉलर से बात चल रही थी मेरी यूट्यूब के अंदर, तो बताया कि 1500 साल पुराने इतिहास के सारे हमारे पास प्रमाण है कि यहाँ की राजकुमारी की भारत में शादी हुई, मेन लैंड में, जिसको हम कह सकते हैं एक बार चर्चा के लिए, और वहाँ के लोग हमारे यहाँ आए। उस समय चोला के समय यहाँ का राजकुमार वहाँ गया क्योंकि वहाँ पर कोई उनको चाहिए था व्यक्ति, और वहाँ उसने राज्य खड़ा किया। ये तो सेक्रेड ज्योग्राफी तो है। हाँ, नागा को यहाँ लाया गया, एक महिला को यहाँ शादी की तमिलनाडु के अंदर। ये सारा इतिहास है। ये इतिहास को अगर याद रख के वहाँ काम करें तो काम होता है। दूसरी बात, जब वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का पहला अधिवेशन प्रयाग के बाद नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जिसके अंदर वहाँ के ट्राइब्स वालों को बुलाया गया, तो टिपिकल आपने जैसे कहा प्यूरिस्ट जो हिंदू थे, उन्होंने कहा तो हिंदू है ही नहीं। हाँ। ऐसे बाली में भी मैंने देखा है, आपको आश्चर्य होगा। हाँ। वो जाते हैं, ये तो देखो नॉन वेज खाते हैं, ये तो बीफ भी खाते हैं। हाँ। तो इस प्रकार के करने वाले लोग जो, इनको हम हिंदू कैसे मान सकते हैं? तो गुरु जी ने कहा एनिमिस्ट तो हम भी हैं, हम भी नागदेव की पूजा करते हैं, हम भी प्रकृति की पूजा करते हैं, तो हमारे में फ़र्क क्या है? ये भी हिंदू है, लेकिन उनको सनातनी हिंदू बनाने का प्रयत्न नहीं किया। उनको कहा आपने ट्राइबल कल्चर को आप उसको मानो, उसके अंदर आप प्राइड महसूस करो, क्योंकि उस समय चर्च का प्रयास क्या था कि निकृष्ट है, घटिया है, शैतानी आत्मा है, इसको छोड़ दो सबको। तो उनका एक मनोबल गिराना, एक वो चल रहा था उनका, हाँ, बहुत बड़े स्तर पे। तो अभी उनको उनकी जड़ें मजबूत करना, उनका मन मजबूत करना, ये सारा अप्रोच था। तो इसके कारण उन्होंने वहाँ से उस हिसाब से काम शुरू किया। उनके लिए कल्चरल, उनको इंडिजिनस फेथ का बहुत बड़ा मूवमेंट इस समय खड़ा हो गया धीरे धीरे। उनके लिए सेवा प्रयोग खड़ा करना, वहाँ पर स्कूल खड़ा करना, वहाँ पर जाना मुश्किल था। वहाँ पर जाने के बाद अगर पता चलता था चर्च है उसके समर्थक टेररिस्टों को, तो आपको किडनैप हो सकते हैं, आपका घर तोड़ा जा सकता है। सब ये प्रकार आपने लिखा भी है अपनी पुस्तक में कि कैसे बिल्कुल। कश्मीर में मारा गया था, और इवन नॉर्थ ईस्ट टारगेट करके। नॉर्थ ईस्ट में तो इतना ऑपरेसिव है चर्च वहाँ का। 1836 है वहाँ पर चर्च, इनर लाइन परमिट चर्च के कारण बना। उनको सेपरेट करने का प्रयास हुआ, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों को धीरे धीरे काम करते हुए अपना जोड़ना, उनको अपने आप में आत्मविश्वास दिलाना, वो करते करते आर्थिक दृष्टि से उनको सही रास्ते पे उनको बताना कैसे काम करना, वहाँ करते करते यहाँ तक आए। तो शरद पवार ने किस्सा लिखा है कि उसको एयरपोर्ट में व्यक्ति मिल गया, कहे तो पहचाना हुआ लग रहा है, तो बोले अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शरद पवार की खासियत है, नाम चेहरे बड़े याद रखते हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले यहाँ मैं संघ के लिए काम करता हूँ, स्कूल चलाता हूँ। अरे पर तुम सारा परिवार? बोला नहीं, परिवार सब छोड़ दिया, यहीं पर हूँ सालों से। तो कैसे चलाते हो? बस यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ पर अपना खर्चा चला लेता हूँ, जाने आने की टिकट होती मिल जाती है संघ से। वो बोला ऐसे काम करते हैं, ऐसे अपने वर्कर्स को शरद पवार बता रहे थे। और ऐसे लोग मैंने देखे हैं, अभी समय नहीं है इसलिए घटनाएं नहीं बताऊंगा, जिन्होंने सालों साल वहाँ पर दिए हैं। वहाँ जब 20 साल काम करके वहाँ क्या वातावरण था, परसों ही बात चल रही थी, एक प्रचारक हमारे कोकण के वहीं से है कि किस प्रकार से वहाँ पर एक एक जगह आपको जाना पड़ता था, छुप के बैठक लेनी पड़ती थी, संघ के नाम लिए बिना इस प्रकार के सेवा कार्य के द्वारा काम करना, स्कूल खड़े करना, स्कूल पे हमले होते थे, लेकिन वो इतने साल तपस्या करते यहाँ तक आए। कुछ जो कन्वर्जन जहाँ पे रैम्पेंट है, जैसे झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ के कुछ एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट तो पूरा ही, तो वहाँ के कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जो जिस तरीके से अप्रोच करता है संघ कि, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है ये, ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई हिंदू समाज जैसा है कि खुला छोड़ रखा है, कोई रेजिस्ट करने वाला नहीं है, चावल बांट दिए, ये कर दिया, लेकिन वहाँ पे वो एक्टिवली रेजिस्ट करते हैं। बिल्कुल, उसमें ये सब काम करना, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि क्या उसमें सक्सेस मिल पाई है, कितनी सक्सेस है, क्योंकि जब हम डेमोग्राफी देखते हैं वो बैड से वर्स होती जा रही है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप 100 साल पहले देखें और आज देखें तो बहुत चेंज है। कन्वर्जन्स जो हैं ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे 20% से 80%, 90% क्रिश्चियंस हो गए हैं। तो ये एक सवाल खड़ा करता है संघ की कार्य प्रणाली पे भी कि अगर आप इतना काम कर रहे हो तो ये डेमोग्राफी इतनी खराब कैसे हो रही है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में इस समय वातावरण बदल रहा है। एक तो कन्वर्जन का विरोध होने लग गया है, ट्राइबल जो कन्वर्ट हो भी गए वो भी अभी ट्राइबल कस्टम से वापस आ रहे हैं, त्यौहार मनाते हैं, और वो बोलते हैं ठीक है हम क्रिश्चियन हो गए लेकिन हमारा परिवार से हम टूट नहीं सकते। उस समय कहा जाता परिवार छोड़ दो,
ट्राइब छोड़ दो, उनको तुम साथ में लाओ, हीथन है वो लोग, ईविल है, वो उसमें से बाहर आ गए हैं धीरे धीरे, और चर्च को पता चल रहा है। और वातावरण इसीलिए बदला है कि आप क्रिश्चियन है लेकिन आप एंटी नेशनल नहीं है, आप हिंदू विरोधी नहीं है, वहाँ के ट्राइबल विरोधी नहीं है, वातावरण धीरे धीरे बन रहा है। जैसे मैंने कहा इंडिजिनस मूवमेंट भी धीरे धीरे बढ़ रही है। फॉल्ट लाइन पे खेलना बड़ा आसान है, फॉल्ट लाइन्स के ऊपर फॉल्ट बढ़ाना है तो बड़ा आसान होता है। हम और आप यहाँ बैठे हरियाणा और पंजाब या हरियाणा महाराष्ट्र के नाम पे लड़ सकते हैं, लेकिन कॉमनैलिटी ढूंढ के उनको जोड़ना, ये सबसे उनकी जड़ों को जगाना, ये संघ ने किया है। रिसोर्सेज तो डेफिनेटली कम है, जैसे मैंने कहा कि वो व्यक्ति केवल अपने खाने पीने के खर्च के अलावा उसको कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आपको पादरियों को देखिए कितनी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टियाँ उनके पास, कितने उनको सहयोग मिलता है, लेकिन उसमें भी काम खड़ा करना। एकल विद्यालय केवल 20 साल पुरानी मूवमेंट है। एक प्रचारक के मन में आए, एक स्कूल एक टीचर होगा, वो सब बच्चों को उनके उनके समय पढ़ाएगा, चाहे रूम में पढ़ाए चाहे पेड़ के नीचे पढ़ाए। आज वो 1 लाख के ऊपर विद्यालय है। इसके कारण संघ का विरोध जो कन्वर्जन वाले एवेंजलिस्ट लोग हैं बहुत करते हैं। वहाँ का जो ट्राइबल है वो भी अभी वहाँ पहले जैसा कन्वर्जन रहा नहीं। जो कन्वर्जन है अंदर में हो रहा अलग है, वो तो प्योरली एक बिजनेस बन गया। आप अपना चर्च खोलिए, इवेंजलाइजेशन करिए, आपको पैसे मिलते हैं, और आप ऐसे इवेंजलिस्ट है जिनके पास प्राइवेट प्लेन है। आज उन रिसोर्सेज सामने जो बाहर से पैसा आता है या लोकल लोग जनरेट करते हैं, उसके सामने संघ के पास तो ऐसा पैसा है नहीं। वनवासी कल्याण आश्रम लिमिटेड उसमें काम करता है, लेकिन व्यक्ति की ताकत और मन की ताकत है। अगर वो नहीं होता तो आज पूरा एरिया नक्सल बन गया होता। क्यों नहीं बना? ये काम चल रहा है वहाँ, इसके कारण। इसके कारण नक्सल उसका विरोध करते हैं संघ का, इसके कारण अर्बन नक्सल विरोध करते हैं, इसके कारण चर्च विरोध करता है। दिखता नहीं, लेकिन असर डेफिनेटली इसके कारण इतने सालों के प्रयत्नों के बाद भी वहाँ का वनवासी व्यक्ति जो है वो समाज से टूटा नहीं, भारत से टूटा नहीं, और नक्सल के साथ नहीं गया। नॉर्थ ईस्ट में वो उनके साथ में सेपरेटिज्म में नहीं गया। सेपरेटिज्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बिकॉज दैट रिकग्निशन कि हम भारत के हैं और भारत के साथ ही हमारा भला है। इसलिए कहने का वहाँ कॉरिडोर होगा कम्युनिस्टों का, कितने सालों से काम कर रहे हैं, 1950 के आसपास से, लेकिन समाज को तोड़ नहीं पाए, समाज को विद्रोह में सफल नहीं कर पाए। वो लिमिटेड लोग हैं, उनकी गन्स है, उनका ताकत है, वो चला रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन संघ में ये बात है कि हम अपने दम पे कर रहे हैं, अपने जो लोग हैं वो इंस्पिरेशन लेके वो जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है फिर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिए, ये भी एक कमजोरी ही कहेंगे कि आपके पास केंद्र में सरकार है, आपके लोग हैं, स्वयंसेवक प्रधानमंत्री भी हैं, और आप स्टेट्स में, कितनी स्टेट्स में आपकी पावर है। तो एक क्रिटिसिज्म ये है कि आप सोसाइटी में काम कर रहे हो लेकिन आप स्टेट को यूज़ नहीं करते हो। जो लेफ्ट जो है वो उसका मास्टर है, दे यूज़ द स्टेट टू चेंज द सोसाइटी। और यहाँ पे हम लगे रहते हैं सालों साल, दशकों तक, सेंचुरीज तक कि समाज को बदलना है, और जबकि वो स्टेट में कोई लॉ पास करके वो पूरे देश दिशा ही बदल देते हैं समाज। देखिए ना कि हर काम के साथ नए नए लोग जुड़ते हैं। एकल विद्यालय अपने आप में इतना बड़ा फोर्स बन गया। वो अब देखिए, ये आपने बढ़िया एग्जाम्पल दिया एकल विद्यालय का, लेकिन इसमें क्या किया, कांग्रेस आई जब सरकार, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया उन्होंने, उसके तहत उसको इलीगल बना दिया। एकल विद्यालय की सब बंद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट टीचर रेशो का वो खेल लेके आए कि इतने स्टूडेंट हैं और एक टीचर कैसे हो सकता है। नहीं, लेकिन एकल विद्यालय तो कोई ऑफिशियल रिकग्निशन में जाता ही नहीं ना। वो कहते रहे, उन्होंने तो कहा मैदान यूज मत करो, बहुत कुछ कहा, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर बंद नहीं कर पाए। लेकिन एक ग्रास रूट लेवल पे ऐसा कुछ हो सकता है जिसके अंदर लाखों परिवार जुड़ गए। यानी मैं केवल वो जो वॉलंटियर्स की बात नहीं करता हूँ, उसका सपोर्टिंग पूरा जो समाज का सिस्टम खड़ा हो, जिनका संघ से कुछ लेना देना नहीं। हार्डली 10% लोग संघ से जुड़े हुए लोगों के, बाकी सारे बाहर के हैं। हर क्षेत्र में अंदर, हर संगठन के अंदर ऐसे ही हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे सहयोग दे रहे हैं जिनका वास्तव में संघ से लेना देना नहीं, शाखा में कभी गए नहीं। कई बार उनको पता बाद में चलता है कि संघ के लोग हैं, लेकिन उनको पता चलता है अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो जुड़ते जा रहे हैं। समाज को जुड़ना अपने आप में काम है, वो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। जो विराट पुरुष की गुरुजी ने कल्पना की और उसके पहले अरबिंदो ने कल्पना की, वही थी कि सारा समाज जब सोचेगा कि मेरे पैर में पीड़ा है तो मेरा हाथ उठेगा। यह परिवर्तन समाज में आया है और आ रहा है तेजी से। सरकार सुपर इम्पोज होती है, लेफ्ट को ये कंट्रोल लाने में सालों गए। इफ़ यू रियलाइज लेफ्ट हैज़ कंट्रोल्ड इकोसिस्टम फॉर 70 ईयर्स। उनको लिवर ऑफ पावर कैसे दबाना, कहाँ दबाना, और पूरा सहयोग था सरकार का। संघ सरकार में इंटरफेयर नहीं करना चाहती, करना नहीं चाहिए, उसको पॉलिसी के अंदर डायरेक्शन देने नहीं चाहिए, अपने सुझाव देने चाहिए। वो भी वहाँ भी संघ के बहुत लोग बैठे, उनको लगेगा उसको लागू करेंगे, नहीं तो अपने हिसाब से लागू करेंगे। मैं ये बात मानता हूँ। ये कमजोरी, मैं तो कमजोरी मानता हूँ नहीं, लेकिन इकोसिस्टम में जैसे मैंने कहा ना, बनने में समय तो जाएगा ना।
चाहे सरकार में हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक 70 साल पुराने जिन्होंने जड़ पकड़ी हुई है, उसके सामने आप 7 साल में आपको क्या अनुभव है? होना चाहिए, हमने उससे अधिक स्पीड में काम करना चाहिए, डेफिनेटली मैं भी मानता हूँ, मैं भी उन पेशेंट लोगों में जो इसके ऊपर बार बार सवाल उठाता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि 70 साल की उनकी तपस्या ही है। आप कुछ भी कहें, लेफ्ट ने बड़ी मेहनत करके अपना इकोसिस्टम खड़ा किया, रिसर्च किए, झूठे पेपर बनाए, जो भी बनाए, एक नैरेटिव खड़ा किया, मेहनत तो की, और उन्होंने बहुत। उनके इतिहास को उखाड़ के फेंकना उसी रिसर्च के जोर पे करना पड़ेगा। किताबें ऐसी बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर उंगली नहीं उठाए कोई, और इस प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा कि लोग कहीं ऑब्जेक्टिवली काम करें। अगर हम एकदम उल्टी तरफ चले जाएंगे तो हम भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, और उस सिस्टम को समझने में, जाने में समय लगेगा। उसमें सरकार सहयोग कर सकती है। अगर मुझे अब नेहरू फेलोशिप से फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए फेलोशिप, मुझे पता ही नहीं मार क्या, कि मैं कभी मकान में गया ही नहीं। अगर मुझे कोई बताता है कि ये मार गए, यहाँ से तुम जाओ तो रिसर्च के लिए तुमको फंड मिलते हैं, काम मिलता है, वो बताना काम है, वहाँ पहुँचना मेरा काम है। तो रास्ते अभी पता चल रहे हैं। हाँ, तो अगर ये रास्ते बताने का काम बीजेपी के जो लोग बैठे हैं वहाँ पर, उनका काम है। आज स्कॉलर्स चाहते हैं, कोई आप जैसा स्कॉलर चाहता है कि इस तरह का मैं नैरेटिव खड़ा करूँ, मुझे रिसर्च करने की आवश्यकता है, मुझे इतने लाख रुपए चाहिए, कहाँ से मिलेंगे? फलानी एक इंस्टीट्यूशन देती है, आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने 70 साल तो गलियारे देखे ही नहीं। वो काम बताने का काम डेफिनेटली रूलिंग पार्टी का है, उसने करना चाहिए। मुझे लगता है उतना नहीं कर पाई है। बाद में अगर आपकी क्वालिफिकेशन, आप जाएंगे, आप रिसर्च करेंगे, बढ़िया किताब लिखेंगे, आप बढ़िया फिल्म बनाएंगे, लेकिन वो मार्ग ही आपको पता नहीं है, तो बरमार्ग बताने का काम डेफिनेटली उनका पॉलिटिकल पार्टी का बनता है। ये जो अनुकूल वातावरण जो बनाने का काम है, वो कहीं ना कहीं सरकार का है, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता हाँ, है। मैं तो कहता हूँ केवल बता दें, भैया यहाँ पर ये रिसर्च चल रही है, वहाँ पर वो चल रही है, यहाँ फेलोशिप है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ ओपनिंग है, तो जो व्यक्ति चाहते हैं उस दिशा से बाहर काम करना, उनको पता चले। अगर पता ही नहीं है तो मैं अपनी मेहनत से ही काम करूंगा। इसमें तो संघ का भी हो सकता है ना, कि वो बता सकते हैं कि भाई आप नहीं, पॉपुलराइज कर सकते हो कि देखिए अगर आपको संघ उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, भैया कम से कम बताओ तो सही कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूशन में कहाँ और कोई ये काम भी कर रहा है। कि वो संघ फाइंड आउट कर सकता है बिल्कुल कि यहाँ पे है, यहाँ पे, और बिल्कुल अपने लोगों को बता सकता है कि आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस ये बात तो दोनों काम कर बिल्कुल सकते हैं बिल्कुल। समन्वय में। तो मुझे लगता है स्पीड बढ़ रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा शुरू में, तो आज भी वहाँ से लेफ्टिस्ट लोगों को अवार्ड मिलते हैं, आज भी वहाँ पर कमेटी में लेफ्टिस्ट जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो IAS उनका नेक्सस जो है भयंकर है। एक फिल्म फेस्टिवल की लिस्ट मुझे पता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो कर रहा था आज से 3-4 साल पहले, वो लिस्ट आई, उन्होंने पता ये लिस्ट में ये सारे नाम इस तरह के हैं और ये नाम अच्छे इनको जोड़ सकते हैं। फाइनल लिस्ट बनी तो लिस्ट के अंदर मैक्सिमम वही नाम थे जिनको मना किया गया था, कि IAS बाबू उनकी सारी आपस में साठगांठ आज भी है। लेकिन बदल रहा है, मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा, जैसे समझ आएगी, लेकिन इसमें स्पीड होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को। चलिए रतन जी, अगर RSS को समझना है, मतलब अपने जो लोग मानते हैं कि अपने आप को राइट विंग, सो कॉल्ड राइट विंग या संघी, वो डोंट गो टू शाखा, वो भी और जो दूसरी साइड है, किसी को भी मतलब अगर समझना है तो रतन शारदा जी की जो पुस्तकें हैं, कितनी 7 पुस्तक लिखती हैं आप? 7 पुस्तक RSS पे है, तो पूरी PhD इन्होंने की हुई है उस पर, एक्चुअली एकेडमिक वे से भी किया हुआ है और पॉपुलर वे से भी। तो उसको आप अच्छे से पढ़ के पूरा सब कुछ जो RSS की असली सच्चाई है वो आप जान सकते हैं। रतन जी, आप यहाँ पे आए और हमसे मिले, बहुत अच्छा लगा मेरे को। इतनी अच्छी फ्रैंक कॉन्वर्सेशन हुई। आशा करता हूँ कि हम ऐसे ही कोई ना कोई इशू पे हम बात करते रहें, रेगुलरली मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद रंत जी, जो आपने मुझे मौका दिया। आपका मैं देखता हूँ इंटरव्यू बहुत आप अच्छे तरीके से लेते हैं, बहुत अच्छी फॉलोइंग, और आपने इस उम्र में जो एक चैलेंज लिया है कि आप अपने तरीके से काम करेंगे, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।